कबड्डी ने आपको ज़्यादा दिया या कबड्डी ने आपसे छीना ज़्यादा है? जो गुमनाम था वो नाम उसी ने दिया है। राहुल चौधरी, सोमैन, पोस्टर बॉय, ये सब मुझे कबड्डी नहीं दिया है। स्पोर्ट्स में जाट जो है बड़ा नाम करते हैं, ऐसा जाट के खून में क्या है? अपने देश के लिए किसी की मदद करने के लिए सबसे आगे हम लोग आगे रहते हैं। अभी के कबड्डी प्लेयर हैं वो पैशन के लिए खेल रहे हैं या ऑक्शन प्राइजेस? आजकल के खिलाड़ी जो है मेडिसिन के ऊपर खेलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं। क्या आपको सबसे बड़ा कभी कोई हार्ट ब्रेक मिला है? बस हार्ट ब्रेक तो सबसे बड़ा यही मिला था 2023 में, जब मैंने बहुत नीचे से देखा है। मैं एक बहुत ही छोटे किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर जो थे होमगार्ड में थे, 200-400 रुपए मिलते थे पापा को भी। आपको ये नहीं लगता कि क्रिकेटर्स जो हैं वो करोड़ में कमाते हैं? वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी कबड्डी के, जो वो उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जितना क्रिकेटर्स को मिलता है। कि हमारा जो क्रिकेट है वो अलग है, पूरा बॉलीवुड उनके साथ रहता है, तो वो तो रहेंगे ही ना। फिर आजकल आप देख रहे हो यूथ जो है हमारे, वो स्पोर्ट्स की दिशा में बहुत कम जा रहे हैं। मगर ये जो यूनियन बन जा रही है, ये फलाना यूनियन, ये डिगना यूनियन, ये जो पेपर लीक आंदोलन हुआ, बच्चों के लिए मुझे भी दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन राहुल जब वहाँ पर जो कहानी बनती गई ना, उसने इतनी तकलीफ दी है। लड़कियां इतने भद्दे कमेंट लिख के लेकर आ रही थी कि जो अच्छे घर के होंगे वो देख भी नहीं पा रहे। पैरा ओलंपिक है, उनको जो बराबर खिलाड़ियों का दर्जा दिलाया है वो पीएम मोदी जी ने दिलवाया, नहीं तो उससे पहले पैरा ओलंपिक को हम जानते भी नहीं। जो हमें अंधभक्त बताते हैं। मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जब से मोदी जी आए हैं, उससे पहले का स्पोर्ट्स देख लेना, उसके बाद का स्पोर्ट्स देख लेना। जो कोई ईमानदार राजा होता है, अगर शहरी सब उसके विपक्ष में आ जाओ तो समझ लो राजा जो है ईमानदार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ में हैं इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर राहुल चौधरी जी, जिन्होंने विश्व कप, एशियन गेम्स में मान बढ़ाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है। युवाओं के लिए ये एक इंस्पिरेशन है, टेडेक्स स्पीकर हैं। तो स्वागत करते हैं हम आपका राहुल जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर देखकर, और इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू विद अस। सो राहुल जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि आज आपको लोग एक चैम्पियन के रूप में जानते हैं। अगर मेडल, नाम और ये आपका टैग जो है हटा दिया जाए तो राहुल चौधरी एक्चुअली क्या है? राहुल चौधरी एक्चुअली में तो अगर ये चीज़ें हटा दी तो एक इंसान है, एक सीधा साधा, और एक किसान का बेटा है। बाकी तो और क्या ही है। आपकी बातों से पहले ही पता चला कि आपके अंदर सादगी कूट कूट के भरी हुई है, संस्कार, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मज़ा आ रहा था आपसे बात करके। तो बहुत सी बातें आपसे जानने को भी मिलेंगी। और पहले हम थोड़ा सा यही स्पोर्ट्स की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कबड्डी ने आपको ज़्यादा दिया या कबड्डी ने आपसे छीना ज़्यादा है? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो कबड्डी ने ज़्यादा दिया है एक्चुअली। बिल्कुल, आपको जो आज नाम है आपका जी, जो गुमनाम था वो नाम उसी ने दिया है। आज मैं पहले राहुल था, राहुल चौधरी, सोमैन, पोस्टर बॉय, रेड मशीन, ये सब मुझे कबड्डी नहीं दिया है जी। तो मैंने कबड्डी कुछ नहीं दिया, कबड्डी ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी। तो आपका शुरू से इंटरेस्ट था कबड्डी को लेकर, या कैसे आप इस स्पोर्ट के लिए मतलब आप इंक्लाइंड? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कबड्डी में ही मुझे कहीं आगे जाना था, या पहले वैसे ही इंजॉय के लिए कबड्डी खेलते थे, क्योंकि गांव के सबसे प्रिय गेम होते थे कबड्डी, कुश्ती जी। तो इसमें जब भी हम छोटे थे, स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होते थे गांव के अंदर, हर गांव में एक स्कूल होता था 8वीं तक का सरकारी स्कूल, तो उसमें जाते थे, सब देखते थे। हमारे जो बड़े थे, जो हमसे बड़े भाई थे, ताऊ चाचा के थे, गांव के लड़के थे, तो सब वो कबड्डी खेलते थे, तो हम भी छोटे छोटे देखते थे उनको। तो छोटे छोटे खिट्टे होके वो साइड में अपनी चप्पलें लगा के हम भी स्टार्ट करते, कभी कभी छिल जाते थे तो घर जाकर डांट भी पड़ती थी, पर छुपा लेते थे, छोटे थे। तो बस फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने चले गए। तो उस टाइम मतलब ऐसा कोई फोकस नहीं था कि कबड्डी में ही हमारा फ्यूचर बनेगा, या कबड्डी मुझे इतना बड़ा नाम देगी, और कबड्डी इतना बड़ा गेम है मुझे ये भी नहीं पता था। गांव में बस ये था कि बस पास ये जब बरसात आती है, तो जब लोग फ्री हो जाते थे कि खेतों में कोई काम नहीं है, तो अपना कोई भी गेम खेल लेते थे। तो उस करके हम कबड्डी खेलते थे। वाह। और गाँव के डाइट अच्छी होती थी, हेल्दी होते थे जी। तो शाम को फिर 1 घंटा 1.5 घंटा कबड्डी खेलते थे,
फिर घर जाके सोते, सुबह फिर वही रूटीन अपना, खेत का चारा काट के लाओ, बरसात में यही काम होते थे। जी जी। आप जाट हैं जी। तो मोस्टली हमने ये भी देखा है कि स्पोर्ट्स में जाट जो हैं बड़ा नाम करते हैं, मेडल्स लाते हैं, देश का नाम बढ़ा रहे हैं। ऐसा जाट के खून में क्या है? देखो, मुझे ऐसा लगता है जाट के खून के अंदर जो है एक अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए करने के लिए और किसी की मदद करने के लिए सबसे आगे मुझे लगता है कि जाट लोग, हम लोग आगे रहते हैं। जैसे सिख रहते हैं, आप कहीं भी गुरुद्वारा में चले जाओ तो उनका लंगर जो फ्री चलता रहेगा, एक सेवा भाव होती है। तो हम में भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो खून है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं देशभक्ति जो है भरी हुई है, बस देश के लिए कुछ करना है। बहुत खूब, बहुत तो वही इसी करके सब मेडल्स में जब जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कबड्डी या कुश्ती में ही सबसे ज़्यादा जाट होंगे। जी, और मेडल बिल्कुल। अगर हमारे आते हैं तो उसमें से 80% जाट होंगे, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो यूपी के हों, अदर कहीं से भी हों। जी, बहुत खूब। और मैं आपका पूरा देख रही थी तो देख के लग रहा था आपको काफ़ी मेडल्स मिल चुके हैं। आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में थोड़ा और बताइए ना हमें। कबड्डी 2006 में मेरा सबसे पहले सिलेक्शन हुआ था, जो स्टेट हॉस्टल था अच्छा। अमेठी में। जी जी। तो पहली बार मैं घर से बाहर जब निकला था, पहली बार ट्रेन में बैठ के गया, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। वो जब याद आता है कि घर का कितने ही बुरे हों, कितने ही डांटते हों, कितने ही पिटाई करते हों, मगर घर घर ही होता है। घर है, बिल्कुल। तब मुझे पता चला कि घर घर होता है। हम जैसे कि डांट दिया, पिटाई कर दी घर वालों ने जी कि हमें जा रहे हैं, भाग जाएंगे यहाँ से, पीटते रहते हो, हम क्या कोई काम करने वाली हैं क्या? जी। क्योंकि सुबह शाम काम 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 ही रहता है खेती का। तो वहाँ जब घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है कि यार ये भी है एक दुनिया। मगर घर से ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं है। ये बात तो पर है। वहाँ एक चीज़ और मायने करती है कि अगर आप घर की बड़े रहोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कुछ करना है तो घर से निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन क्योंकि से बाहर जो माँ का प्यार है वो तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर माँ के प्यार में बहकाए में आए गए तो आप बस वहीं रहोगे, और फिर जब एज निकल जाएगी फिर कोसते रहोगे अपने आप को, कि कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। और पिताजी गाली देंगे कि तेरा बिगाड़ा हुआ है। यही होता है बिल्कुल mostly। ठीक बात है। तो तब कबड्डी के बारे में मैं ज़्यादा सीरियस हुआ। उस टाइम जब जी। सिलेक्शन हुआ मुझे पता चला कि ये गेम नेशनल इंटरनेशनल तक है। और जिस जॉब के लिए मैं रनिंग करता हूँ, जिस जॉब के लिए मैं भागता फिरता हूँ, उस जॉब मुझे इस गेम में मिल सकती है। और उस गेम में मैं पहले से ही 60-70% अच्छा हूँ, न कि 100%। क्योंकि स्टार्टिंग गांव में खेलता ही था मैं कबड्डी। तो उस बीच मैंने क्या किया, जैसे ही 10th पास की तो हमारे कम्युनिटी में एक चीज़ और होती है, देशभक्ति तो रहती है। तो आर्मी में या पुलिस में कोई गांव का लड़का चला जाए किसी का, तो ऐसा लगता है कि IPS IAS बन गया। इस तरीके की माहौल हो जाता था। बिल्कुल। हाँ। मैंने भी ठान लिया कि हाइट वाइट तो अच्छी थी, घर वालों मम्मी पापा भी बहुत हेल्दी थे, और डाइट भी हमारी बहुत अच्छी रहती थी, किसानों की तो रहती थी, जी कि बस अभी आर्मी में हो जाना है और देश की सेवा करनी है। घर से परेशान हो लिए बस, अब मगा उम्र हो गई है, भर्ती हो जाना है। क्योंकि उसमें जल्दी ले लेते हैं, आर्मी में 16.5-17 तक ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उस दौरान मैं वर्कआउट कर रहा था अपना स्टेडियम में ही, नेहरू स्टेडियम जो हमारा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उस टाइम एक कबड्डी का ही ट्रायल चल रहा था, जो गांधीनगर साई है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है। तो वैसे ही वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैं चला गया वहाँ पे। तो एक मैम थी जो ट्रायल ले रही थी, तो हमें ये भी एक अजीब सा लगता था कि यार मैडम भी कोच हो सकती हैं, लड़कियाँ भी खेलती हैं। तो जब देखा नहीं है, तो अब कोई चीज़ आपने देखी नहीं तो आपको तो एकदम से नया दिखाई देगा ना। बिल्कुल क्योंकि कबड्डी हम खेलते थे, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही कोई लड़कियाँ नहीं खेलती थी, तो बिल्कुल। सब लड़के खेलते थे। जी। तो वो मेरठ से थी कोच जो में थी, अभी मेरी सगी भाभी हैं वो, अच्छा। जो बड़े वाले भाई के अरे साथ शादी हो गई। तो हम चले गए, मगर यार लड़की कोच है, वहाँ चलते हैं देखते हैं क्या है। तो मैं ट्रायल दिया, तो मैंने सबसे अच्छा ट्रायल दिया क्योंकि मैं कबड्डी खेलता था बचपन से ही। जी बिल्कुल। हाँ। तो सिलेक्शन हो जाता है। मैंने कहा मैम मुझे नौकरी की ज़रूरत है, ना कि कबड्डी। कबड्डी में हाथ पैर टूट जाएंगे, या मेरा मगर कोई इलाज भी नहीं करवाएगा। तो वो करके किसने बोला तुझे यहाँ से नौकरी नहीं मिलेगी, तो इससे तो सबसे पहले नौकरी मिलती है आर्मी में, तो कल लग जाएगा खेलते ही। जी जी। मैंने कहा अच्छा ऐसा कहाँ होता है। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया सब कुछ। टाइम तो फ़ोन भी नहीं होते थे, हाँ जी। हाँ। बहुत ही गिने चुने। 2010-9 में तो बहुत गिने चुने किसी जिसके पास बड़ा सा फ़ोन दिख गया, बोला ये बहुत बड़ा अंबानी होगा यार, बहुत पैसे वाला होगा जिसके पास फ़ोन है। तो ये है।
तो फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन कर देते हैं वो साईं गांधीनगर के लिए गुजरात में। तो फिर मैं वो फरवरी में या ट्रायल होते थे वहाँ पे, तो मैं ट्रायल देने गया। तो उस टाइम मैं स्टेट शायद खेला था। तो फिर टैलेंट की बेस पे मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अच्छा। 10 से और 12 2 साल मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी वहाँ पे, मतलब घर आया ही नहीं कभी लौट के मैं। ओह, 6 7 साल ना तो कभी किसी की शादी ना किसी की कोई त्यौहार, इतना सेक्रेट। बहुत ज़्यादा मतलब घर की तरफ को देखते थे तो बस वही दिखता था कि यार खेती, मगर यहाँ कुछ बनने के लिए आए हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, गवर्नमेंट पूरा खर्च उठा रही है, कुछ परेशानी ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस करनी है, डाइट मिल रही है। गवर्नमेंट पूरा खर्च उठाती है इस चीज़ हाँ, का? ये पूरा भारतीय खेल प्राधिकरण जो है अपना केंद्र से है। सबसे बड़ा खेल का जो संस्था है वो साई है। अच्छा। जितने भी आपके ओलंपियन या कुछ भी जो बच्चे जाएंगे वो साही उसका सारा खर्चा उठाती है। अच्छा। तो मैं फिर 2012 में पहला स्टेट खेला, स्टेट के बाद फिर नेशनल खेला 2012 में ही। उसके बाद मैं एयर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुआ पहली बार। अच्छा। तो एक अजय ठाकुर थे जिनका मैं फ़ैन था, कबड्डी के ही प्लेयर हैं। तो वो कहने लगे कि एयर इंडिया से खेलेगा, तो मैं कहा बिल्कुल खेलूँगा, मेरे को तो नौकरी ज़रूरत थी। तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेला, 2 साल वहाँ खेला। उसके बाद फिर ITBP में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, और उसके बाद BG रुड़की भी मैं गया, वेस्टर्न रेलवे, फिर अभी इनकम टैक्स में रहा। तो ये जर्नी रही। फिर ये 2014 से फिर ये अपना प्रो कबड्डी लीग आ गई जी। तो जिसने बिल्कुल ही कबड्डी का एकदम गेम ही पलट दिया, मतलब धरती से एकदम से आसमान में पहुंचा दिया। बिल्कुल, कबड्डी को काफ़ी नाम मिला, लोगों ने इसके हाँ। समझा इसकी इम्पोर्टेंस और इस गेम को भी समझा। यस। या तो इसमें क्या अभिषेक बच्चन जी का भी रोल रहा हाँ, है उनका? इसमें देखो पहले बार जो लीग हुई थी बहुत ही, जी। एक्चुअली क्या था, फेमस होने का ये भी कारण है कि हम आप कोई भी पुराना आदमी ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कबड्डी ना खेली हो, चाहे गांव में खेली हो, स्कूल में खेली हो, कॉलेज में खेली हो, 100%। मगर एक टाइम खेली जरूर है। जैसे कि आज की अगर बात करें हम, बिल्कुल। आप CSE बोर्ड में जाएंगे तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो फुटबॉल ना खेला हो। आजकल स्कूलों में फुटबॉल जरूर खेलते हैं हर कोई। जी बिल्कुल। हाँ। तो वही था उस टाइम। फिर ये बच्चन साहब आ गए, और आनंद महेंद्र तो थे ही, चारू शर्मा और अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार का भी शायद बंगाल वॉरियर्स में उनका भी पार्टनरशिप था। तो काफ़ी सारे एक्टर इसमें आ गए और बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसको किया, और पब्लिक का जो प्यार मिला जी, वो तो उन्होंने एक इसका अलग ही था। नाम को और ज़्यादा उठाने यस। में देखो हमारे इंडिया उनका में एक सहयोग चीज़ है रहा। कि जितने भी आपको क्रिकेटर हों या बॉलीवुड वाले हों, वो किसी भी चीज़ को अगर बड़ा बनाना चाहें तो वो इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जनता ही ऐसी है। जी, आपको तो विराट कोहली ने भी बड़े अच्छे शब्द बोले हैं आपके लिए। जी। जी, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी हाँ, बहुत उपलब्धि बड़ी है। बात है मेरे लिए, बिल्कुल। जो जी। किंग कोहली जो पूरी इंडिया का एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है, और वो हमारे बारे आपकी में 2 तारीफ शब्द करी है बोलते हैं, उन्होंने। बिल्कुल। तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा गर्व की बात है। नहीं, आप में दम है तभी करी है। बट मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी के कबड्डी प्लेयर हैं वो पैशन के लिए खेल रहे हैं या ऑक्शन प्राइजेस, आपको क्या लगता है? देखो अभी के जो प्लेयर्स हैं वो पैसे के लिए तो सभी खेलते हैं। देखो हर नहीं, पैसा किसी तो को चाहिए फेम और ही। नेम हर किसी को चाहिए, 100%। मगर आज के खिलाड़ी जो हैं और पहले खिलाड़ी जो होते हैं, जी। आज के लिए खिलाड़ी जो है मेडिसिन के ऊपर खेलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसीलिए उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता है। आप भी अगर पीछे जाओगे तो आप 10-10, 15-15 साल इजीली प्लेयर खेल लेते थे। आप चेक क्रिकेट में ले लो, गांगुली कितना खेले हैं, कपिल देव कितना खेले हैं, सचिन तेंदुलकर कितना खेला है, विराट कोहली कितना खेला है, मगर अब के जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो 1-2 साल चमकते हैं, वो तीसरे साल कहाँ चले जाते हैं उनको खुद को पता नहीं होता कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि हर कोई मेडिसिन लेकर तैयार होकर आता है, एकदम से आता है एकदम चला जाता है, कोई भी ऐसा टिक नहीं रहा एक जगह। तो ये कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और कबड्डी में अगर बात करी जाए तो जैसे कि जो पर्सनालिटी पुराने प्लेयरों की थी, अनूप, राकेश, अजय ठाकुर, मोहित चिल्ला, राजेश नरवाल, तो ये इनकी पर्सनालिटी भी एक अलग थी और एक नाम थे, और उनके गेम का एक अलग ही माहौल था। प्रदीप नरवाल जी बिल्कुल। हाँ। तो ये, और अभी के जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो ऐसे कोई टैलेंट उनके अंदर नहीं, कोई पावर के ऊपर खेल रहा है, किसी के पास कुछ है,
पहले प्लेयर्स का जो था एक रिस्पेक्ट भी करते थे जूनियर की, एक अलग ही माहौल था उनका। बिल्कुल। तो आपको ये नहीं लगता कि क्रिकेटर्स जो हैं वो करोड़्स में कमाते हैं? मतलब यहाँ पर जो वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप विनर्स हैं, वो भी कबड्डी के वो उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, इतना फेम, नेम और मनी नहीं मिल पाता जितना क्रिकेटर्स को मिलता है। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा तो यही है कि अगर कोई भी गेम उठा के देखो, मैं नहीं कहता है कबड्डी उठा के देखो, कोई भी गेम उठा कर देखो तो क्रिकेट वालों को इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि जिस दिन कोई क्रिकेट जीतता है, कोई भी कुछ करता है, पूरी मीडिया कवर करती है, पूरी जो हमारे मिनिस्ट्री है लेके पीएम से लेके और नीचे तक हर किसी के ट्वीट पे, हर किसी की पोस्ट पे वो चीज़ दिखाई देती है और सबसे ज़्यादा टीवी पे एक वही दिखाई देता है। बिल्कुल। अभी आप न्यूज़पेपर ले लोगे, उसमें एक स्पोर्ट्स पेज होता है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो उसमें खाली स्पोर्ट्स में उन्हीं का होगा। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, आप प्यार करो, बड़ा गेम है हमारे यहाँ का, बट जैसे ही मैं चाहता हूँ जो ओलंपिक में जो मेडल लेकर आते हैं, मैं नहीं कहता कबड्डी को ही आप इतना प्यार दो, मगर सबसे बड़ा मेडल जो है धरती के ऊपर वो ओलंपियन है। बिल्कुल ठीक। और ओलंपियन नीरज चोपड़ा जैसा मेडल लेकर आया, जब वो मेडल लेकर आया तो उसको इतना प्यार दिया, उसके बाद वो सिल्वर लेकर आया तो इतना प्यार नहीं मिला। उन्हें भी मिलना चाहिए, उसको बराबर प्यार मिले। भाई वो मेडल लाने के लिए जान लग जाती है लोगों की और मिलता भी नहीं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। बिल्कुल। और हमारा तो क्रिकेट है भी नहीं ओलंपिक में। ओलंपियन में जो गेम है उनको तो इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल, और बनती है ये रिस्पेक्ट। तो यही कारण है कि को मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमारा जो क्रिकेट है वो अलग है। पूरा बॉलीवुड उनके साथ रहता है, पूरी मिनिस्ट्री उनके साथ रहती है, सारे बिजनेसमैन उनके टीमें हैं आईपीएल में, तो वो तो रहेंगे ही ना फिर। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपको भी इस दिशा में कुछ करना चाहिए, किसी तरह से कबड्डी का नाम जो है थोड़ा और ऊपर जाए, आगे बढ़े? आपको लगता है आपको कुछ करना चाहिए? मैं भी अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत अच्छी लीग कराई थी जो बच्चों ने कभी देखी भी नहीं होगी, पहली बार मैंने करवाया था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि कबड्डी, अदर जितने भी गेम है, क्रिकेट से अलावा और भी जितने गेम है, मेरे यहाँ तो क्रिकेट का भी इतना वो नहीं है, खेलते हैं टेनिस वाला खेलते हैं, वहाँ से कोई भी प्लेयर नहीं है। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि कुछ मैं ऐसा करूँ उनके लिए, बिजनौर के लिए, कि वो मुझे याद करें। एक कबड्डी में मैंने बिजनौर का नाम कराया वो तो एक दूसरी बात है जी, वो मैंने खुद खेल कर। अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ के युवा ऐसे निकलें कि आईपीएल खेलें, क्रिकेट में खेलें, जो और बिजनौर का नाम रोशन करें, अदर गेम में निकलें, कोई कबड्डी में निकले, कोई कुश्ती में निकले। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, ऐसा माहौल वहाँ पे बना देना है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो यूथ जो है हमारे, वो स्पोर्ट्स की दिशा में बहुत कम जा रहे हैं, मगर ये जो यूनियन बन जा रही है, फलाना यूनियन या डिकना यूनियन, उन चीज़ों में उनको शाम को बस आते हैं, किसी को 2 पैक दे दिए, किसी को कुछ दे दिया, तो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। अगर तुम बात करोगे किसी भी कंपनी के पास जाके यार खड़े हो जाओगे तो नए नए लड़के लड़कियां वो सिगरेट ही फूंकते रहते हैं। बिल्कुल। और फिर वो जवानी उनकी सिगरेट में फूंकने में निकल जाती है, फिर बाद में क्या करते हैं, फिर वो कलेश बढ़ते चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ प्रोग्रेसिव नहीं करना चाहते हैं। मतलब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, या ये कह लो कि जो गलत चीज़ें उन्हें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। अभी मैं ये जो पेपर लीक आंदोलन हुआ, मैं उसके बच्चों के लिए, मुझे भी दर्द था, तकलीफ़ थी, लगा कि ये एक अच्छा आंदोलन हो रहा है जिसमें कि बच्चों को हम उन पेपर लीक के अगेंस्ट हम बोल रहे हैं और लॉ बनना भी चाहिए। लेकिन राहुल, जब वहाँ पर जो कहानी बनती गई ना, उसने इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ दी है। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? देखो, मैं भी आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी उन विद्यार्थियों के साथ था, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी रहे हैं। और हर एक युवा, चाहे वो गेम से हो, चाहे वो पढ़ाई से हो, किसी भी चीज़ में हो, ऐसी लीक वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे पेपर लीक हो गया तो उसके ऊपर वो सख्त कानून बनना चाहिए, वो बना भी रहे हैं जी। मगर जो आंदोलन जो 10 दिन पहले चल रहा था, 10-15 दिन पहले चला, उसके बीच में जो एकदम से ये भूचाल आया कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी, उधर से पुलिस वाले भी घायल हुए हमारे, और जो विद्यार्थी थे वो भी गंभीर हुए। एक बात मैं बीच में टोकती हूँ, पुलिस ने लाठी क्यों चार्ज की? कुछ तो ऐसा हुआ ना? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हुआ वहाँ से जो कि ये सक्सेसफुल हो। बीजेपी को हटा, अगर वैसे तो तुम हटा नहीं पा रहे हो, इस सत्ता को कैसे हटा सकते हैं हम, तो बच्चों के कंधे पर रख के बंदूक चला दी। और बच्चे इतने भोले हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ लड़कियां इतने भद्दे कमेंट लिख के लेकर आ रही थी कि जो अच्छे घर के होंगे वो देख भी नहीं पा रहे, कि हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय जो हमारे बच्चों का है,
कि उनको हम कैसे फेस कर पाएंगे, बिल्कुल। कैसे देख पाएंगे, क्योंकि आप ओपनली ये चीज़ें बोल रहे हो जो आदमी और अपने, वो भी हमारे पीएम। हाँ, और पीएम एक गरिमा होती है पद की। मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी का हो या किसी भी कास्ट का हो, किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल। एक पद की गरिमा होनी चाहिए, चाहे वो पीएम साहब हो, राष्ट्रपति जी हो, या किसी भी कैबिनेट के मंत्री हो, जी, कोई भी तो हो। कोई भी पद हो, किसी भी कास्ट का हो और किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल। तो ये इतने भद्दे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं तो इतना, बस मैं अपना आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था उस टाइम कि ये चल ही क्या रहा है। पर वो है कि जो अभी हम अगर बीजेपी की बात करते हैं तो कुछ अगेंस्ट वाले जो पीछे वाले होते हैं वो अनभक्त बता देंगे, बिल्कुल। ये कर देंगे। मगर मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो हमें अनभक्त बताते हैं। मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जब से मोदी जी आए हैं उससे पहले का स्पोर्ट्स देख लेना, उसके बाद का स्पोर्ट्स देख लेना। आज तुम डायरेक्ट गजटेड ऑफिसर लग रहे हो और आपको लोग जान रहे हैं। आपको डायरेक्ट यूपी पुलिस में 2005 में भर्ती निकली थी और 2000 अभी 2-3 साल के अंदर 2-3 बार वैकेंसी निकलनी है। तो ये चीज़ तुम देख सकते हो, जब तुम पढ़ोगे लिखोगे जब भी तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल। अब मैं ठेला चला के जी। केले बेचना काम मेरा है और मुझे बताओ कि मुझे एजुकेशन का धरना दे के आना है वहाँ। अब जैसे मैंने बच्चे वहाँ देखे कि आपके माध्यम किसी ने आपने पूछा कि नेट की फुल फॉर्म क्या है, नीट की कुछ full पता form ही में- नहीं है। और बोल रहे हैं मोदी जी क्या जानते हैं। मोदी जी क्या जानते हैं, दैट वाज सैड। कुछ इससे वो क्या बंदा पता। हम जो तो बस है ना, विद्यार्थियों के साथ पूरे है। मैं देश जिसके को साथ चला अगर रहा मैं जा रहा हूँ भाई, मैं नेट के साथ जा रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई क्या हुआ है। मैं अगर Basic- मैं सही नहीं बोल basic पा रहा तो knowledge गलत तो ना बोलूं बिल्कुल। कि भाई हम विद्यार्थियों के साथ हैं, हम किसी को कोई गलत नहीं कह रहे। भाई मोदी जी को गलत क्यों बोल रहे हो? एग्जैक्टली। भाई मोदी ने थोड़ी कहा फोन करके भाई पेपर लीक कर दो, बिल्कुल ठीक बात। या उनके कोई बच्चे पढ़ रहे हैं भाई उनको तो आगे पीछे कोई नहीं, कुछ ऐसे लिखने की 7 दिन नहीं की तो हमें पेल रहे हैं। माँ तक को गालियां दे दी उनकी। तो ये तो बहुत ही, ये तो विपक्ष वालों को भी कहना चाहिए, क्योंकि कल आपके ऊपर भी हो सकती है। ये तो सत्ता है, ये कभी किसी एक की नहीं हुई। बिल्कुल। आज किसी की है, कल किसी की है, परसों किसी और की होगी। हर उस पद पे कोई और नया चेहरा आएगा, बिल्कुल। सदा किसी एक का रहा नहीं है। जी। तो ये तो कल इनके साथ भी होगा। मैं तो ये बोलती हूँ राहुल कि देश चलाना आसान नहीं है। परिवार के 4 लोगों को संभाल कर देख लो, उन्हें नहीं संभाल सकते आप। सही बात है। हाँ, ये पूरा देश जो 140 करोड़ की जनता जिसको सही बात संभाले हुए है एक इंसान, और किस तरह से एक बाप बनकर पूरा नहीं समझ पाए नहीं, राजनीति। मेरी समझ में यही तो नहीं आती कि इतनी मैं सुना जबरदस्त। है कि जब एक राजा, जो कोई ईमानदार राजा होता है, अगर शहरी सब उसके विपक्ष में आ जाओ तो समझ लो राजा जो है ईमानदार है। जी बिल्कुल। तो सारा विपक्ष भी उसको नहीं घेर पा रहा तो कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी होगी। बिल्कुल। ये चाहते यही हैं, इस देश के टुकड़े करवाने, इनका यही रहा है विपक्ष वालों का, और कुछ नहीं है कि ये कर दो वो कर दो। मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये जो जितने भी आरक्षण है ये सब बंद होने चाहिए। जो बच्चे पढ़ने के लायक नहीं है और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में बहुत तेज है, उनकी एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए। बिल्कुल। ये आरक्षण हर किसी कास्ट में कर देना चाहिए कि भाई आरक्षण पर्सनल किसी की जॉब में या उसमें नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाई में फुल आरक्षण दो, उसको फ्री कर दो उनकी पढ़ाई। बिल्कुल। चाहे टैक्स बढ़ा दो हमारा, हम देंगे, पर उनको पढ़ाओ जो पढ़ने के लायक है। एक तो 90-80% पढ़ ला के भी जॉब नहीं पा रहा, एक 50% में आ रहा है। एक हमारे यहाँ अधिकारी आ रखे हैं, साइन करने नहीं आते, आरक्षण से भर्ती हो गए। तो ऐसे कैसे डॉक्टर बनेंगे वो? तो वो जब भी तो मर जाते हैं पब्लिक। अगर डॉक्टर बन गए, उनको सुई लगानी नहीं आती तो क्या करेंगे वे? सैड, कितनी सैड। ये हमारे देश की एक बहुत भाई देखो, अभी कहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन, अमेरिका में एजुकेशन फ्री है, तो एजुकेशन यहाँ भी करनी चाहिए ना। आरक्षण देना तो एजुकेशन में दो, बिल्कुल। किसी भी कम्युनिटी को मत दो कि भाई इसको दे दो उसको मत दो। एग्जैक्टली। सबको एक उसमें रखो ना। ये मैंने भी ये चीज़ देखी थी। मेरी एक दोस्त जिसके परसेंटेज आई थी, अच्छी खासी आई थी, 85 के बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाई थी और 48 वाली कर गई थी। एंड वो रो मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत बच्चे बताओ पढ़ लिख के वहां तक ला रहे हो, आरक्षण में लेके वहां हो जाते हैं। वाली का हो गया था। हाँ, जस्ट इमेजिन, कितने दुख की बात है। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो फ्री कर दो ना पढ़ाई। बिल्कुल। पढ़ाई पढ़ के आओ। बिल्कुल ठीक बात है। अभी तुम एक तो 100% खेल रहा है और मेरे को 50% पे तुम आरक्षण देके कि भाई इंडिया टीम में जाएगा, तो मैं उसकी बराबरी थोड़ी कर लूंगा। नहीं कर सकते। कैसे कर लूँ? मैं तो एक पूर्ति कर सकता हूँ। जैसे कि हम खिलाड़ी करते हैं, हमें कोई जॉब दे दी तो हम पढ़ लिख के तो लगे नहीं, हम वो ऐसा गेम के थ्रू मिली है, स्पोर्ट कोटा, हमने इंडिया के लिए खेले, देश का नाम रोशन किया, तो हमें एक
और जॉब दे दी कि भाई आपकी जॉब है, हम वहाँ पे कम वर्क नहीं कर सकते। जी, अब तुम कहो कि यार भाई काम कर यहाँ पे, कैसे तो हम करोगे? कैसे कर लें काम बिल्कुल ठीक। जब हमने ABCD पढ़ी ही नहीं है। यस। भाई हमने कबड्डी पढ़ी है, कबड्डी के बारे में हमसे कुछ भी पूछ लो वो तुम नहीं बता पाओगे। और मुझे पता है राहुल, एक बात बहुत बड़ी लगती है जो मैं बार बार इस चीज़ को फील करती हूँ कि अपने बच्चे को उसकी काबिलियत के हिसाब से ही उस फील्ड में डालो। ये तो सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका अगर वो 48% वाला जो आपको लगता है कि आरक्षण के थ्रू उसको मिल जाएगा एडमिशन, ये भी तो दुख की बात है ना। आप अपने बच्चे का टैलेंट नहीं देखा, उसकी एबिलिटीज नहीं अगले की देखी। जिंदगी तो बेकार कर रहे हैं जिसके अंदर बेचारे के टैलेंट है। एग्जैक्टली, उसकी लाइफ खराब कर दी। आपके बच्चे को मिल गई जगह और एक लायक मैंने इंसान अभी रह लीक गया। करवाई थी जो, तो उसमें ट्रायल लिए थे, तो मैंने अपने सगे भाइयों के अपने भतीजा सगे भाई को भी बाहर निकाल दिया। अगर टैलेंट हो तो ही आना इसमें, नहीं तो बहुत मत सही आना। बात, बिल्कुल ठीक बात। मेरा एक ही मानना है, अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करना चाहता। बहुत खूब। तो किसी के अच्छे की जगह में किसी बेकार को नहीं लेकर आना। जी बिल्कुल। भाई एक 100% अपनी प्रैक्टिस करके हार्डवर्क कर रहा है, उसके माँ बाप उसको कैसे पालते हैं। एक खिलाड़ी बनाने के लिए घर की चारों खूंटें हिल जाती हैं, एक हाथी बांधने के बराबर होता है खिलाड़ी बनाना। बिल्कुल और ठीक। पढ़ाई भी ऐसी है। हाँ, वो तो आप कोई एक भी। एडमिशन ले लो 25-30 लाख तो डोनेट बोई जाती है, डोनेशन। बिल्कुल। तो वही तो हुआ, पेपर लीक के लिए भी तो कितने कितने लाख जो है हाँ का पेपर खरीदा आपने भाई, अपने पेपर बच्चे भी के तो लिए। जो लीक। नालायक हाँ। बच्चा है उसके लिए आपने पेपर खरीदा, और सारा कुछ जिम्मा किसका आ गया? बस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सरकार की, जिसने प्रधानमंत्री क्या कि बस प्रधानमंत्री। भाई एक ही टारगेट है प्रधानमंत्री, जैसे कि उसने फोन करके बोला कि भाई पेपर लीक कर दो। हाँ, उन्होंने ही बोला था। वो 60 इयर्स का टीनेजर, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है? बोलना नहीं चाहिए। वही है कि ये जो जितने भी कूदे फिरे गांव का प्रधान बना तो गांव नहीं चला पाएंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो PM तो बहुत बनने की बहुत दूर है। बिल्कुल। अगर ये चीज़ इतने अब दिखा रहे हैं कि PM 10 में आ गए, ये आ गए, अगर वो PM के जो बोर्ड देने वाले जिन्होंने वहाँ पे बैठाया है, अगर वो सड़क पर उतर आए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है, पता चल जाएगा। हाँ, जब एक आदमी के थाली अगर वो कहते हैं कि ये करो और वो पूरे उस इंडिया में वही चीज़ होती है, तो इनको समझ में नहीं आता कि अगर एक आदमी वहाँ से बोल दे PM साहब कि भाई ये करना है, तो मुझे तो लगता नहीं शाम तक दिल्ली भी पार कर पाएगा कोई। एक जो बच्चों ने इतना गंदा बोला, उसके बाद जब PM सामने आए और उन्होंने बोला, तो ऐसे लग रहा था कि अपने ही बच्चों को संभालने के लिए एक बाप आकर बोल रहा है कि बच्चों शांत हो जाओ। बिल्कुल ये वाली बात। क्योंकि बच्चों में नादान होते हैं ना, उसे जिस क्षेत्र में आप चलाओगे वो उसी में रिल जाते हैं। अभी वो बच्चे छोटे हैं, लेकिन अभी उनको सही डायरेक्शन चाहिए है। ये अभी वो भटक गए हैं, तो इस युवा शक्ति को किस तरह से मुझे इकट्ठा तो एक किया चीज़ जा लग रहा सकता था, है? वहाँ जो बेचारे थे उनकी वीडियोस बाहर आई थी कि हम तो आए थे यहाँ विद्यार्थियों के सपोर्ट में, मगर यहाँ तो कुछ दूसरा ही माहौल है। जी वहाँ पर लोग जो बचे थे, मुझे लगा 70% तो वहाँ वो थे जिनको रील बनानी होती थी अपनी। बिल्कुल। रील के ऊपर उनको किसी कोई मतलब नहीं, दंगा फसाद कर दिया, कोई सैनिक अकेला मिल गया उसका सर फाड़ दिया, उनको लट बजा दिया। ये चीज़ें वहाँ रही हैं। और जब आप देखो जो सफाई हुई है वहाँ से, तो क्या क्या चीज़ें मिली इसमें आंदोलन में हमने पहली बार देखी हैं ऐसी चीज़ें मिल गई कि हम ऑन स्पीकर बता भी नहीं सकते क्या क्या मिला है वहाँ। मैंने भी अभी देखा कि सब कुछ और ही मिला ये है। विद्यार्थी नहीं हो सकते जो पोस्टर लेके इतना बड़ा, वो पढ़े लिखे और वो एक अच्छे घर से हो ही नहीं सकते। प्रोटेस्ट था तो आई एम सॉरी, मैं बोलना भी चाहूँगी कि वहाँ पर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए कि वहाँ पर कॉन्डम्स भी मिले थे। जी, रोड पे पड़े ही ऐसे ही। दिस इज सो आयरॉनिकल एंड बड़े दुख की बात है। तो ये वही तो है कि अपने माँ बाप, मैं तो यही कहना वो सभी पेरेंट्स से कि अपनी औलादों को भाई अपने बस में रखो, ज़्यादा पर उनके मत खोलो, नहीं तो आने वाले समय तुम्हारा ही होगा जो मंदिर में जाकर रोटी खानी पड़ेगी, अरे वहाँ भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। क्यों हमारे हिंदू बच्चे जो हैं, बोलना नहीं चाहिए, वो इतनी जल्दी ये हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए या कंफ्यूज हो गए? अभी मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो मैंने 10, 12, 13, 14, 15 साल के होंगे, जिस उम्र में हमने कभी कुछ देखा भी नहीं है, सोचा दिमाग में थॉट भी नहीं आते थे वैसे, वो बच्चे सिगरेट पीते हैं आजकल। और सिगरेट पीना हमारे इंडिया में कैसा हो गया, लड़कियों का लड़कों का जैसे ही कोई पैसन होता हो, और आएंगे हर 2 सेकंड में सिगरेट, हर 2 सेकंड में सिगरेट। इवन कि आप मैच खेलने जा रहे हो, प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो भी सिगरेट। पहले तो ऐसा उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? बिल्कुल
भाई हम तो स्पोर्ट्स पर्सन रहे, अगर ऐसे ही उसके अंदर कोई एनर्जी होती तो हम भी पिया करते उसको, ठीक बात है। हम भी 1-2 मेडल और ले आते। तो ये मतलब कि जो चीज़ें मैं नहीं कहता कि भाई सिगरेट पीना गलत बात है, अपनी अपनी चॉइस है, नहीं, तो उसको पीना है आपकी तो हेल्थ कम के से लिए कम तो जब नहीं आपने बताया कि जब 18 से पहले शादी नहीं हो सकती लड़की की, तो 18 से पहले दारू और सिगरेट कैसे पी सकते हैं, नशा बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके ऊपर भी एक कड़ा से कड़ी सजा होनी चाहिए। तुम क्लब में चले जाओ, 17-17 साल के लड़कियां इतना गंद मचाते हैं कि आप समझ भी नहीं पाओगे। बिल्कुल। अगर हम अलग से सोचें तो एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स को अपने कुछ पेरेंट्स तो बच्चों की, ऐसे उनकी हैं भी कि वो गलती बहुत है। खुश होते हैं कि मेरे बच्चे क्लब गए हैं आज। हाँ, ये नया ट्रेंड बन गया है, ये एक ट्रेंड बन गया है। जी। बच्चों के अंदर धर्म को लेकर अपने कुछ भी कह लो, सही में भावना तो ज़रूर डालनी चाहिए, थोड़े संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। जो अब टाइम आ रहा है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। देखो, हर हमारे किसी को देखिए धर्म को भी गाली दी, देश को सबको गाली गाली दे दी, रहे हैं। पीएम को गाली दी, हमारी आर्मी उनको गाली दी, क्लियर बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग लिख रहे हैं बड़े खुश होकर कि मज़ा आ रहा है। क्यों नहीं आएगा मज़ा उन्हें? वो तो कट्टर हैं, मोदी के अगेंस्ट हैं, तो उनको क्यों नहीं मज़ा आएगा? और हमारे यहाँ के बच्चे कह रहे हैं बॉर्डर तोड़ के आ जाओ। वो बॉर्डर जहाँ पर हमारी आर्मी खड़ी हुई, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, मुझे सुन के तकलीफ़ हुई। ऐसे बच्चे को आप पेरेंट्स को ज़रूरत है, देखो कुछ भी कह लो, सबसे पहले पेरेंट्स को, ये बच्चे जिनके नाम आए ना, अपने बच्चों को सरकार नहीं दे सकती सज़ा, क्योंकि वो, जबकि काफ़ी लोग जिन्होंने एंटी मोदी जी बोला है, या उनको तो ज़रूर मिलनी चाहिए सज़ा सरकार से भी, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को उन्हें सज़ा देनी चाहिए, कुछ भी करके दें, क्योंकि देनी पेरेंट्स ज़रूर देखते चाहिए। नहीं है। दिल्ली बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम रात को किसी दिन जाएं, जिस दिन सैटरडे संडे हो तो देखें जाके कि भाई बच्चे घर पे हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए ना, सैटरडे संडे क्लब में अंदर मिलेंगे। बिल्कुल। भाई अगर सब मेरे गलत बच्चे काम दिल्ली कर पढ़ रहे रहे हैं तो मैं कम जी। से कम एक दिन जाऊं, रात को किसी 9, 10, 11 बजे तक जाऊं, सैटरडे नाइट देखूं जाके कि भाई बच्चे घर पे हैं नहीं है, बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और ये भद्दी गालियाँ और और ये आजकल सब, क्या हो रहा है, ये हमारे हमारी गांव की संस्कृति जो नहीं। गांव के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा तो वही बिगड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि एकदम से ही गांव में तो बिल्कुल बंद होते हैं और दिल्ली आते खुली आज़ादी मिल जाती है, फिर उनको यही नहीं पता कौन से उसमें जाना है, क्या करना है। हमारे हैं कि जिसके संस्कार स्ट्रांग होंगे घर से, चाहे उसको तो तुम कहीं ले जाओ वो कभी विपरीत नहीं चलेगा। मगर जिनके घर से संस्कार ही नहीं मिले, बस घर से बाहर निकलना है, रीलबाजी और ये शोबाजी में लग जाता है, उसको फिर कुछ नहीं पता जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने उसके बॉयफ्रेंड बनेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं, उनको कुछ नहीं पता। फिर लक्ष्य नहीं है लाइफ का, कुछ उनका aimless टारगेट ही life। नहीं है। कोई मतलब एम लेकर नहीं चल रहे जी। हैं, और जब तक एम नहीं है वो भटकते रहेंगे इसी तरह से। और आजकल तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लोगों के पास में, आगे एक खुला वास्ट एरिया है, बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें वो अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन वो सब ना दिखकर उन्हें सब गलत चीज़ें दिख रही हैं, विच इज़ रियली हाँ, बैड। ये तो समझ में नहीं आती। हम भी एक खिलाड़ी रहे, हर धर्म हमारे साथ रहते थे जी, हर धर्म के साथ खेले, हमारे दोस्त सब बिल्कुल। इसमें मुस्लिम भी खेले, हिंदू भी खेले, सिख भी खेले, सब अच्छे से तो अच्छे से रहे हैं सब। बिल्कुल। मगर आजकल दोनों तरफ ही ऐसा हो गया कि जो धर्म के नाम पे चढ़ाने वाले हैं, जैसे कि आप हम मूवी देखते हैं जी। जो पाकिस्तान के या के जो भी जो ये होते हैं अपने आतंकवादी, इनको चढ़ाते हैं कि आपको क्या नूरों का वो मिलेगा, क्या क्या बताते हैं, वो अल्लाह जन्नत कितने नूरों जन्नत की नसीब होगी, मिलेगी, जन्नत नसीब हाँ। होगी। तो कैसे होगी, हाँ, मतलब पता आदमी नहीं तुम कितनी किसी को नूरों, मार के हाँ। अब वो कैसे होगी, कल को हमें कहे कि भाई तुम्हें भगवान श्री राम जी अपने चरणों में बुला लें, किसी मुस्लिम का तुम मार दो, तो कैसे हो जाएगा? ऐसा बोलेंगे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे धर्म में नहीं। मैं यहाँ नहीं, पर मैं धर्म ऐसा की बात बोलना नहीं चाहता हूँ, करना मतलब चाह रही, ऐसा कैसे हो but सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा अब वही तो गमार लोग तो समझाते हैं, दूसरी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी जो भाई हैं अपने, उनको चढ़ाएंगे, वो अपना ऐसा कर देंगे, फिर वो माहौल बिगड़ जाता है। बिल्कुल। भाई हम भी तो एक साथ रहे हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा ही आपस में खेले हैं, सब खिलाड़ी कोई जात नहीं होती। लाया जा रहा है, क्यों ये सब लाया जा रहा है? पता नहीं कौन लोग हैं ये। हाँ वही ना, भड़काया चीज़ों भी को जा बढ़ावा रहा है, देते हैं। भड़काया जा रहा है। और जो लोग समझदार हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो जल्दी भटक रही है, उन्हीं को सही क्योंकि राह उनका दिखाने टारगेट से। ही नहीं है ना। वही ना। आजकल के आप शादी देखते हैं, पहले जब हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा रीति रिवाज यही है कि सिंदूर लगाना, जी।
कुंडल मंगलसूत्र पहनना। जी। आजकल के देख लो, शादी होती ना तो उनके ऊपर वो सिंदूर दिखता है ना मंगलसूत्र दिखता है, मंगलसूत्र दिखता है तो वो भी अलग से डिजाइन का आएगा, डायमंड्स का। तो ये चीजें भी अपनी जो माँ बाप से ही सीखी जाती है। देखो मुझे ये अगर लगता है, देखिए इन चीज़ों के साथ साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। वो हाँ। रिस्पेक्ट भी कहीं जा रही है। वो अब भी जब तुम एक चीज मानो, सबसे जरूरी चीज क्या होती है जब जिसकी शादी हो जाती है, सिंदूर का मतलब कि जब तक उसका आदमी है तो सिंदूर उसके लिए लगाते हैं ना। जी जी। जब वही हटा दिया तो क्या आदमी मर थोड़ी गया। पहले तो जब चूड़ी उड़ी जब भी तोड़वाते थे, जब भाई आदमी पास्ट हो गया मर गया तो भाई चलो भाई विधवा हो गई चलो। आजकल तो यही नहीं पता चला कि लड़की शादी है, हुई है नहीं हुई है। हाँ। ये बात तो नहीं सही तो बीच में बैठती है, ना कुंडल बैठती है, ना मंगलसूत्र पहनती है, ना बोल ये लगाती है। तो पर यहाँ पर राहुल, मैं आपसे भी एक बात बोलूंगी, तो आदमियों का भी तो नहीं पता चलता वो नहीं married है आदमी या नहीं, unmarried हम है। तो बताओ भाई, उनकी क्या हम शक्ल बताती है? हम तो तैयार हैं, बताओ हमें क्या करना लड़कों को भाई। हम तो वो लगा के घुमा करेंगे कि भाई पहले ही कहते हैं कि मैरिड है, यहाँ लिखवा लें। नहीं, वो कहते हैं ना कि मेरे से तो आदमियों कोई की क्या पूछता है तुरंत बताता हूँ मैं तो भाई आई एम मैरिड। या नहीं, वो तो है कि वो पीछे एक बार एक था बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कि औरतों का तो पता चल जाता है, वो मंगलसूत्र और साथ में अपना सिंदूर लगाती हैं। आदमियों का कैसे? आदमियों को पता चल जाता है आदमियों की शक्ल उतर जाती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू कबड्डी, तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या कबड्डी में पॉलिटिक्स है? बहुत ज्यादा। देखो इंडिया में ऐसी कोई चीज अच्छा, नहीं है कबड्डी में भी है? जैसे जहाँ क्रिकेट में राजनीति तो नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत है। ऐसा जो हमें धरती दिखती इंडिया है। के अंदर ऐसा कोई चीज है ही नहीं है जिसमें राजनीति ना हो। अच्छा। आप कोई भी काम करके देखो, आज समाज सेवा भी करोगे तो उसमें भी आपके ऊपर अड़चन लग जाएंगे कि ये कुछ ना कुछ या तो राजनीति में आने वाली है, अच्छा। या कुछ ना कुछ कहीं से फंडिंग हो रही है, चाहे वो तुम अपनी जमीन लगा बेच के लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ मुद्दा बना जरूर देंगे। तो राजनीति की मैं बताता हूँ, जब मैं पहले अभी 2023 की बात बताता हूँ। 2023 में नेशनल गेम्स हुए थे अहमदाबाद गुजरात में, जिसका बेस्ट रेडर निकला था। और पहली बार 35 या 23 साल में पहली बार ही उत्तर प्रदेश कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल लिया था। पहले ही मेडल था, वो भी गोल्ड मेडल। उसका कैप्टन मैं ही था। अच्छा। और मैं उस टूर्नामेंट का बेस्ट रेडर निकला था। अच्छा। तो मेरा ही सिलेक्शन इंडिया कैंप में नहीं था। ओह। तो ये चीज़ मैंने माननीय योगी जी से भी कही। योगी जी ने मुझे फ़ोन करके बधाई दी थी कि कप्तान साहब बहुत बहुत बधाई, आपने हमारी टीम को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और हम आपका स्वागत करेंगे। आप जब आएंगे तो उसमें हमें 2-2 लाख, पहले कुछ भी नहीं मिलता था, तो माननीय योगी जी ने हमें बुलाया, सम्मानित किया और 2-2 लाख रुपए उसमें पर प्लेयर को दिए। जी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप में नहीं हुआ। मैं तो खुद हद का हद रह गया कि यार ये ऐसा कैसे कि इतना बड़ा नाम होने के बाद, इतना अच्छा खेलने के बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनका तो कहाँ से ही हो जाएगा। ओह, तो मतलब आपको भी इस पॉलिटिक्स का इसीलिए मैंने ये छोड़ी, इसीलिए शिकार मैंने हुआ। तब उसके बाद ही कबड्डी को मैं संन्यास लिया। अच्छा। कि जब तू इतना अच्छा खेलने के बाद, एक टूर्नामेंट बेस्ट रेडर निकलने के बाद, और नेशनल गेम सबसे बड़े गेम है इंडिया के, नेशनल से बड़ा नेशनल गेम्स होते हैं, बिल्कुल, उसमें तू बढ़िया खेलने के बाद, जिसमें कि 8 टीम नेशनल की वे आती हैं जो टॉप 8 टीम होती हैं, जी जी, उसके बेस्ट रेडर निकलना अपने आप में गर्व की बात होती है। और उसमें फिर मैं योगी जी से मिला। इस टाइम हमारे जो अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री थे कैबिनेट में, जी, केंद्र में। और योगी जी ने फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। उस टाइम पता नहीं क्या रहा, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। काफ़ी मीडिया वोडिया में चला पर वो ये कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद ही आपने रिटायर? उसके बाद फिर मैंने कहा कि साला खेलना ही नहीं है बस अब। और तब से ही मैं मना करता हूँ कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है और खुद के उस पर बनना चाहता है तो इंडिविजुअल गेम चुने, टीम गेम ना चुने। क्योंकि टीम गेम से ज़्यादा पॉलिटिक्स कहीं हो ही नहीं सकती। इसमें भी जैसे टीम गेम में ही हम वो भी तो देखते हैं, क्रिकेट में भी यही देखते हैं। टीम गेम में यही है, टीम गेम में तो पॉलिटिक्स, एक तो आप दूसरे कंट्री के अगेंस्ट भी आपका एक ऑब्वियसली वहाँ भी आपका कंपटीशन है, एक कंपटीशन आपका टीम के अंदर चल रहा है जो ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब कब पता नहीं चलता कब कौन सा प्लेयर निकाल दिया जाता है, तो कौन है, सा तो अंदर आ इसी चक्कर जाता में है। छोड़ दिया। फिर डोनेट बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। अभी लास्ट जो ये सियार चला था उसमें कम से कम मुझे लगता है कि हर कोई भी प्लेयर होगा, एक सियार, 2 सियार, किसी के 50 लाख। अच्छा, इस तरीके से भी सिलेक्शन हो जाते हैं। जिस हिसाब से मैंने इंडिया में एक चीज़ देखी है, जैसे जैसे जिस गेम में पैसा होगा वो उतने ही वहाँ भ्रष्टाचार होगा। तो मैं तो ये भी गुजारिश करना चाहूँगा अपने
केंद्र से पीएम साहब से कि और मनसुख मांडविया से जो हमारे खेल मंत्री हैं अभी कैबिनेट में जी। दिल्ली, कि इन चीज़ों पे और लेकर आए। बाकी तो बहुत अच्छा कर रखे हैं खिलाड़ी, आज जितना भी खेल रहे हैं वो मानिए पीएम साहब की देन है, क्योंकि आज से पहले जो खिलाड़ी जाते थे इनसे पहले जी। तो किसी का पता नहीं होता था क्या जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा। इनके आने के बाद आपने देखा होगा जो हमारे जो पैरा ओलंपिक है जी। उनको जो बराबर खिलाड़ियों का दर्जा दिलाया है वो पीएम मोदी जी ने दिलवाया। नहीं तो उससे पहले पैरा ओलंपिक को हम जानते भी नहीं थे। हम तो बोलते पता नहीं ये टूटा फूटा कहाँ खेलेगा। बिल्कुल। मगर उनको बराबर की इज्जत दिलाने वाले पीएम साहब हैं। जी तो बिल्कुल। मैं तो यही चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारी ये फेडरेशन है अलग अलग गेमों की, इनको बहुत ही सख्ताई और सख्त कार्रवाई हो अगर कोई भी ऐसा गलत काम करता पाया जाता है। और मैं चाहता हूँ जैसे कि वॉलीबॉल हो या कबड्डी हो, क्रिकेट हो, किसी का भी हो, एक पीएम से ऐसी टीम बना के जानी, पीएमओ से ऐसी टीम बन के जानी चाहिए जो किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी सेक्रेटरी को ना पता हो, कि वो जाके देखे, ऑब्जर्व करे कि कौन खिलाड़ी बढ़िया खेल रहा है, वहाँ रिकॉर्डिंग करवाए किसी तीसरे आदमी से, जब जाके पता चला कि हमारे देश में चल क्या रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप मुझसे पूछोगे मैं तो बताऊंगा कि पूनम जी बहुत बढ़िया है। भाई पूनम जी का तो मेरे तो उनसे रिलेशन है, पता तो उसको चलेगा ना जो थर्ड आदमी तीन बैठे हैं कि इनमें कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, जिसको नहीं जानता कोई। बिल्कुल ठीक बात है। तो हाँ। इस तरीके का इसमें भी संशोधन होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सिलेक्शन में भी फेवरेटिज्म भी होता है? ये बिल्कुल होता है। आप मान लो कि आप 19 हो मैं 20 हूँ, जी। तो 19 वाला 20 हो जाएगा अगर तुम्हारी अच्छी है। अच्छी पहचान है। अब मैंने यही तो बताया कि 2023 में गोल्ड मेडल लेने के बाद जी। जब मेरा ही सिलेक्शन इंडिया कैंप में, इंडिया टीम तो दूसरी बार इंडिया कैंप के अंदर ही नहीं हुआ। जी बिल्कुल। इंडिया तो मैं बाद में खेलूंगा। पहले जो कैंप लगते हैं, उससे पहले जो हमारे प्रैक्टिस कैंप लगते हैं, जब से एशिया टीम जाएगी उससे पहले हमारे 5 कैंप कंपलसरी होते हैं। जी। जब उस कैंप में ही नहीं डलूंगा तो मैं इंडिया टीम में कहाँ से जाऊंगा। जी। तो ऐसे इसी चक्कर में बहुत से बेटर प्लेयर्स जो हैं वो बाहर रह जाते हैं। बहुत प्लेयर ऐसे हैं, जैसे कि आज मैं बात करूं जो हमसे, मैं नेशनल का बेस्ट रहा हूं, प्रो कबड्डी में 8 सीज़न सबसे टॉप पे रहा हूं, ऑल प्लेयर्स में सबसे टॉप पे रहा हूं। उसके बाद भी आज भी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला मुझे। तो वही है कि मैं सोचता था कि पहले अर्जुन अवार्ड जो है वो भी एक आपके टैलेंट के ऊपर मिलता है, पर वहाँ भी कहीं ना कहीं अप्रोच लगती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अप्रोच जो है, ये कमेटी ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए जी। और एक धरातल पे आके उसको देखें कि भाई इसके अंदर क्या है। जैसे कि एक बार मैं वो मूवी अकबर मूवी देख रहे थे कि राजा की भाई सभा में तो सभी तालीम इज्जत करते हैं, तो एक दिन अकबर जी चले गए जनता को देखने, अपने खेल देखने, क्या तो सब गाली दे रहे हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ जो दरबार वाले हैं वो 50 लेते हैं, रुपए लेते हैं, कि वहाँ तो राजा से मिलने के भी पैसे लगते हैं। तो जब पता चला फिर उनको डांट लगी। तो ये चीज़ें हैं कि एक बार धरती पर आके भी देखना चाहिए, वहाँ से जब चल रहा है, या तो अपने बंदे होने चाहिए कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, जनता के बीच में क्या चल रहा है, आपका कैसा रुझान चल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, पता चलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे तो जब भी आप मेरे बारे में अगर जानना चाहोगे तो सोशल में थोड़ी पता चलेगा वो, आप मेरे जो हाँ आसपास मैं रहता हूँ, ठीक बात है, तो वहाँ अगर आप जाएंगे वो मेरे बारे में तुम्हें एकदम करेक्ट बताएंगे कि मेरा नेचर कैसा है, कैसा व्यक्ति, कैसे ये बच्चों से बात करता है, कैसे से बात करता है, ये क्या करता है पूरे दिन, वो 100% आपको सही बताएंगे जी, थर्ड आदमी को। बिल्कुल ठीक बात है। तो कभी आप भी किसी कोच या मैनेजमेंट से कभी हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा? यही हर्ट होने का तो यही ऐसे तो कुछ हाँ। ऐसे कभी कबड्डी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं, किस्मत में होता है। अर्जुन अवार्ड अगर नहीं मिला तो मेरी किस्मत में नहीं होगा। अब मैं ये भी संतुष्ट कर लेते हैं ना दिमाग को हम। तो आपने ये जो रिटायरमेंट लिया, ये मतलब एक वो था कि दिल से ले लिया या सर्कमस्टेंसेस थे उन्होंने दिल से बस यही कि मजबूर होने के बाद मैंने ये ले लिया कि जब तू इतना बढ़िया खेलने के बाद अगर नहीं हो पा रहा, और फिर प्रो कबड्डी में जितनी भी टीमें हैं उनके कोचेस जो हैं जी, वो भी अलग लेवल के हैं। तो जब मैं नेशनल टॉप खेल रहा हूँ, नेशनल गेम अच्छा खेल रहा हूँ, और जब प्रो कबड्डी खेलता हूँ वहाँ पे कोई ऑक्शन में उठाता नहीं है, तो फिर वो भी एक मतलब अपनी बेइज्जती कराना है। तो उससे अच्छा तो यही है कि भाई अपना पीछे हट जाओ कि भाई हमारा हो गया पूरा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोचिज़ के ऊपर होती हैं कि आपको वो अभी और भी प्लेयर बना सकते हैं और आपके अंदर से खिला सकते हैं, क्योंकि कोच ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। अगर कोच चाह ले कि भाई इस प्लेयर को ख़त्म करना है तो मुझे नहीं लगता वो एक सीज़न में ही ख़त्म कर दें। बाहर बैठा दो उसको, एक कैच लगती है बाहर कर दो। एक सीज़न तो मेरा ऐसा हुआ है कि 3 रेड मारी, एक पे पॉइंट, एक पे कैच, एक सेव, बाहर।
देखो, जरूरी नहीं है ना कि हर दिन प्लेयर का उसका अच्छा दिन हो, बैड डेज भी होते हैं। विराट कोहली भी तो आउट हो जाता है, फर्स्ट ओवर में भी आउट हुए हैं, वही तो कह रहा हूँ कि सेंचुरी भी नेशनल मारी में है। टीम आती है तो बन के, बिल्कुल नेशनल में सबसे तगड़ी टीम आती है टीम गेम की जो होती है, जी। क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी टीम बना के लेके आते हैं। जी बिल्कुल। और जो लीग होती है जैसे कि आईपीएल हो गया, कोई भी लीग ठा के देख लो, उसमें क्या तो आप प्राइज मनी के ऊपर आप प्लेयर्स ले सकते हो, आपकी एक बॉन्डिंग होती है कि ए ग्रेड इतने ले सकते हो, बी ग्रेड प्लेयर इतने ले सकते हो, सी डी ले सकते हो, ए ग्रेड आप इतने तक का ले सकते हो, क्योंकि आपके पास बजट है कि भाई आपको पूरी टीम जो 100 करोड़, जैसे आईपीएल की 100 करोड़ बनानी है, किसी की जैसे कबड्डी की वो 5 करोड़ में बनानी है, तो वो एक टारगेट रहता है। तो उसमें ए ग्रेड वाला आप 2.5 से 3 करोड़ तक का ले सकते हैं, बाकी आप सी वाले ठाएंगे वो करेंगे जब आपको 20-22 प्लेयर अपने पूरे करने हैं, पूरे करोगे। हाँ। ये चीज़ें रहती हैं। ओके ओके। तो अच्छा राहुल, एक बात बताइए, अगर आज आप 18 साल के होते तो आप क्या चूज करते अगर आपके सामने क्रिकेट और कबड्डी दोनों ऑप्शंस होते? वो तो मैं अपने टैलेंट पे जाता। अगर अच्छा, मेरे जो भी अंदर talent टैलेंट होता। होता अगर क्रिकेट में अच्छा खेलता तो मैं क्रिकेट में जाता, और मैं बहुत ज़्यादा मेहनती होता दोनों में किसी पे नहीं जाता, कुछ और करते? मैं फिर इंडिविजुअल गेम में जाता, कुश्ती लड़ता है, कुछ भी करता। आपको लगता है इंडिविजुअल गेम्स, इंडिविजुअल गेम क्या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पे है, आपके ऊपर, आप में टैलेंट पर बस है, वहाँ आपको वहाँ कोई तुम्हें रोक नहीं favoritism सकता। नहीं Yes, है। वो आपके ऊपर दम है। जी बिल्कुल, आप में दम है तो आप करके दिखाओ। वहाँ कोई पॉलिटिक्स और नहीं। टीम गेम में तो ये आप खेल रहे हो, खेलते रहो, बिल्कुल, बाहर बैठने वाला सिलेक्शन हो जाता है। कब आप बाहर हो जाओ कब अंदर। और एक टीम गेम में ऐसा होता है जो बाहर बैठे सबसे पहले नौकरी लगते हैं, क्योंकि वो सब वैसे होते हैं, किसी नेता के होते हैं, किसी बड़े प्लेयर के होते हैं, जो पीछे जो बेंच पे प्लेयर होते हैं वो सब सिपार्स होते हैं। ओह गॉड, हाँ, तो उनको खाली मेडल चाहिए, बस बस। वैकेंसी उनकी लिखी पड़ी है कि भाई ये फला वैकेंसी निकल गई, चलो सिलेक्शन हो गया। दूसरा ऐसा भी होना चाहिए जैसे कि अभी हर स्टेट में सेक्रेटरी बनाते हैं, ये सेक्रेटरी की भी कुछ होनी चाहिए कि भाई या तो इंटरनेशनल प्लेयर हो या उसके पास एक्सपीरियंस बहुत हो, उसका कोई पब्लिक ही पिछला बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का ना हो, क्योंकि जब पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड उसके पीछे आ जाता है तो वो फिर अपनी मनमानी करता है, क्योंकि पॉलिटिशियन हो जाता है, सत्ता में उसकी बात हो जाती है, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। जी जी। तो ऐसा भी एक रूल होना चाहिए कि जितने भी सत्ता में उनके घर का कोई भी बंदा रहा हो, राजनीति में हो या कोई ऐसा, और वो कभी कुछ गेम का खिलाड़ी ना रहा हो, तो उसको भी कभी नहीं बनाना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अगर जैसे कबड्डी का आपको सेक्रेटरी बनाना है तो कम से कम 10 फॉर्म आप भरवाइए, इंटरनेशनल का आप भरिए कि सबसे बड़ा एशियाड का है भाई, एशियाड जो खेले हैं वो इसमें आए, फिर उसकी वोटिंग करवाएं, प्लेयरों से वोटिंग करवाएं जो नेशनल खेले हुए हैं, बिल्कुल, तब आपको सही आदमी मिलेगा ना, सही आदमी मिलेगा जो आगे काम। वो सही आदमी मिलेगा। मुझे बोलते हैं कि आपने एकेडमी क्यों नहीं खोली, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे किसान का बेटा हूँ, मेरे 4 भाई हैं और मेरे फादर जो थे होमगार्ड में थे, और 10 बीघे ज़मीन, तो 10 बीघे ज़मीन और एक होमगार्ड में कितनी, तो उस टाइम 200-400 रुपये मिलते थे पापा को भी, फिर भी 4 बच्चे पालना एक बहुत बड़ा काम है उनका। तो मुझे बोलते हैं कि यार एकेडमी क्यों नहीं खोलते। मैंने बहुत नीचे से देखा है, बहुत नीचे से देखा है कि जिसकी औकात 2,000 रुपये देने की नहीं होती वो 10,000 रुपये कैसे दे देगा। तो इसीलिए मैं एकेडमी नहीं खोलता, मुझे बिजनेस नहीं करना। मुझे अब हर बच्चे में मैं खुद को देखता हूँ, जो मैंने देखा है अपने आप में, कि एक वो भी टाइम था जैसे कि लोकल टूर्नामेंट हम खेलने जाते थे, तो जैसे किसी गांव वाले में जैसे जमींदार होते हैं, अच्छे बड़े होते हैं, उनके पास साइकिल भी उस टाइम मोटरसाइकिल होती थी ना जी, किसी के पास पाती थी कि भाई साइकिल की वजह से कि साइकिल लेके जाएगा तो भाई चलानी पड़ेगी, ठीक है चला लेंगे भाई, इसमें प्रैक्टिस होगी हमारी। तो मैं कैसे उन बच्चों से पैसे ले सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। तो इसीलिए मैं एकेडमी नहीं खोलता। इसीलिए मेरा ऐसा मन है कि मुझे राजनीति में आके कुछ ऐसा अपने स्पोर्ट्स में करना है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे याद करें कि यार एक बंदा था जिसने खुद तो प्लेयर बनाई था, पर जनता युवाओं के लिए इतना करके गया कि पीछे इतनी अच्छाई होनी चाहिए, बुराई तो कोई कर ही आपने सकता। कुछ सोचा है इस बारे में? हाँ, अभी मैं वैसे मैं जयंत चौधरी जी है जो हमारे नेताजी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, जयंत चौधरी जी, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे। अच्छा। क्योंकि आप कभी भी देख लेना, एक मोदी जी और एक वो, कभी भी किसी के बारे में कोई गलत, चाहे उनको कोई कुछ कह रहा हो, उनके 2 शब्द आपको कभी किसी के विपक्ष में गलत नहीं मिलेंगे। वो हमेशा बच्चों को एक मोटिवेशन और एक अलग ही एक ऊर्जा देते हैं। जी बिल्कुल।
एक अच्छी दिशा में काम करने का। आप इन दोनों नेताओं को कभी भी उठा के देख लो, जी चाहे वो सत्ता में रहे हों चाहे वो विपक्ष में रहे हों। बिल्कुल। अब जयंत चौधरी जी विपक्ष में भी रहे तब का आप बयान देख लो उनके, और पक्ष में अभी भी देख लो। तो ये ऐसे नेता होने चाहिए जो ऐसा नहीं कि कल मैं उस पार्टी में तो मैं दूसरे वाले धज्जे उड़ा दूं, कुछ भी बोलूं। बिल्कुल भाई मुद्दे होते हैं, मुद्दे को लेके बात करो ना। इस देश के भविष्य के बारे में सोचो, ना कि खुद के बारे में। बिल्कुल ठीक बात। तो ये वो नेता हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने बारे में। और ऐसे नेताओं की हमें ज़्यादा ज़रूरत जी। है देश को और बेहतर हम बनाने जो की। किसान आज बैठे हैं, जितने भी किसान आज हैं, हमारे यहाँ शुगर मिले हैं, सब माननीय जयंत चौधरी जी के पिता जो अजीत जी थे उनके थे। और आज जो किसान जो हम खेत जोत रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह जी के थे। तो ये चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं? हमारे जो बड़े हैं सब बताते हैं। तो बिल्कुल यही ज्ञान की कमी आज के युवाओं में है, बिल्कुल क्योंकि उनको ज्ञान मिलता नहीं है। ज्ञान वो खाली गूगल से ज्ञान ढूंढ रहे हैं, गूगल खुद को ज्ञान नहीं पता। उसमें जो ऐड कर दे तो वही तो चीज़ उसको बताता है, बिल्कुल ठीक। और हमारी कुंडली थोड़ी बता देगा। सही बात है। आपका अपना जो आप क्या है बस वो थोड़ी बता सकता वो है थोड़ी गूगल? बता सकता है गूगल। वो तो गूगल में आपको तो खुद को तुमने जानना है। डाल दिया, तुमने सोशल पे कुछ चीज़ डाल दी, वो उसमें ऐड होगी उसके अंदर गूगल के, तो वो बता देगा। बिल्कुल ठीक बात। भाई ये जो बच्चा मेरा अभी मेरा बच्चा हुआ उसके बारे में तुम पूछो, गूगल को थोड़ी पता है। अगर मैंने कल पोस्ट डाल दी है तो वो उसको पता है, बिल्कुल ठीक बात। नहीं तो नहीं पता। यस। तो ये चीज़ें आपको क्या लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे कबड्डी में लाना चाहिए? देखो, कबड्डी आज इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गेम है। अगर क्रिकेट के बाद किसी में पैसा और फेम नेम है तो वो कबड्डी है, जिसमें एक ग्रेड प्लेयर एक सीज़न के लिए, एक महीने जब हमारा होता है, पर सीज़न का होता है, तो 3-3.5 करोड़ तक जाता है। अच्छा। एक कबड्डी और एक मिडिल क्लास के लिए 3.5 करोड़ रुपए बड़ी मतलब बहुत सोच से बहुत ऊपर है। जी बिल्कुल। और ऐसा गेम है कि क्रिकेट आप खेलोगे तो आपको कम से कम 10-20 हज़ार रुपये का तो आपको बैट लेना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम 50-60 हज़ार का आपको किट बन जाएगी, 1 लाख तक की समझ लो। ठीक बात है। और कबड्डी ऐसा है कि अगर आपको शॉर्ट्स लेना है, एक टी शर्ट लेनी है, और एक अभी 250 रुपये के मैट शूज आते हैं, जी जी और अब किट तैयार हो गई आपकी। बिल्कुल। आप में बस अब आपका capability जुनून है, होनी चाहिए। अब आपका जुनून है, आपकी सोच आप कैसे करोगे, बिल्कुल। कैसे उसको अगर कैच आप इस करोगे। लायक हो, आप में हाँ। बात है तो आप आगे भाई बढ़ो। सबसे सस्ते जो गेम है कबड्डी और कुश्ती है, दोनों में ही सेम है। उसमें भी एक टी शर्ट वो चाहिए, हाँ। और मैट शूज चाहिए। कबड्डी में वही चाहिए। जी बस ये है बाकी कि जितने भी गेम है, आप टेनिस ले लो, कुछ भी ले लो, सब में पैसे लगते हैं, और एक अलग ही ग्राउंड भी चाहिए। कबड्डी आप मिट्टी पे भी खेल सकते हो, मिट्टी पे आप और कुछ नहीं खेल सकते। बिल्कुल कुश्ती और कबड्डी ऐसी हैं जो आप मिट्टी पे खेल सकते हो। बिल्कुल ठीक बात। तो यही है। और अभी तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। पहले जब हम खेलते थे कबड्डी तो CBSE बोर्ड में बिल्कुल भी कबड्डी अलाउ ही नहीं करते थे। अच्छा। अभी सबसे ज़्यादा बच्चे उनकी खेलते हैं, CBSE बोर्ड वाले के, और बहुत अच्छे अच्छे फैमिली के बच्चे आज कबड्डी खेलते हैं। वेरी गुड। तो आप अपने बच्चे को चाहेंगे आगे? नहीं, अभी मैं वो तो बहुत नहीं छोटा मैं है। तो नहीं चाहूँगा कि वो इसमें, मैं चाहूँगा कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे। जी अगर गेम पकड़े तो इंडिविजुअल, जिसमें उसकी खुद की विल पावर हो, खुद की अपने- प्रैक्टिस हो, आप इस बात को और बहुत ज़्यादा मानते हैं। और बाकी उसकी सोच है। जी जी बाकी मैं कोई फोर्स नहीं कर सकता। या अब वो क्या पता वो खेल में अच्छा निकल जाए, कबड्डी में अच्छा हो, या क्रिकेट में अच्छा हो, या अदर में हो, पढ़ने में हो, बिल्कुल। तो जिसमें भी वो अच्छा रहेगा उसको उसमें ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हम उसको उस पर ज़्यादा कुछ- फोर्स करेंगे। हम तो फोर्स ये करेंगे भाई, हमारी ये गरिमा है, हमारे बुजुर्ग ने जो हमारे परदादा ने हमें समझाई है, समझाया है, जो सब बताया है कि बड़ों का आदर्श करो, छोटों का सम्मान करो, भाई यही चीज़ आगे काम आएंगी। मैं पता है एक बात बोलती हूँ, बच्चों को तो उनकी काबिलियत के हिसाब से जो करना चाहते हैं करने दें, लेकिन एक चीज़ बच्चों पर ज़रूर, उनको संस्कृति सिखाना, उन्हें संस्कार सिखाना, वो पेरेंट्स का ही संस्कार काम जरूर है। है, और वो पेरेंट्स का वो काम है, और बहुत बचपन से ही ज़रूरी है। सिखाए वो जाते हैं, और बचपन वो से बहुत सिखाना बहुत ज़रूरी अभी तो है। बहुत ज़रूरी हो गया ये। और एक प्रैक्टिकलिटी सिखाना कि लाइफ में उन्हें ज़रूरी नहीं है कि हर पल पे, हर स्टेप पर सक्सेस मिलेगी। जी। थपेड़े भी खाने हैं, फेलियर्स भी मिलनी है। अरे सब हमारे कुछ होना फादर आज तक, हम इतने बड़े हो गए, हम भी खुद फादर बन गए, आज भी हमारे पिताजी हमें पीट देते हैं। कोई अगर हम कुछ बात कर दें, कुछ हो जाए, जी जी किसी बात पे गुस्सा आ जाए, भाई बड़ा स्टार हो गया तू अभी है। बहुत खूब। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और ये हम सुन भी लेते हैं। आज के बच्चों को तुम मार के देखो एक चाटा, बिल्कुल।
हाँ, गिर के रो भी पड़ गया तो गार्ड को गाली देंगे कि तुम्हें दिखा नहीं है ये गिर गया बच्चा। ये कितनी तो ये कहीं ना कहीं बच्चे बहुत को हम कमजोर बना रहे हैं। हाँ, बच्चे को कमजोर बना तो रहे हैं बच्चों और की आप दूसरों स्ट्रेंथ को। देख लो, वो पहले के बच्चे देख लो, अभी के देख लो। हाँ, बहुत फर्क है। हाँ, पूरा ही फर्क है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो हम भी नोटिस करते हैं। आजकल तो हमारे वाले गाड़ी के पीछे जाट लिख के घूमते हैं, कोई गुज्जर लिख के घूम रहा है। उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। पहले जाट गुज्जर आते थे अलग से दिख जाते थे कि भाई जाट ही आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो गाड़ी के पीछे लिखवाएं थोड़ी पता चला कि मैं जाट हूँ। देख के पता चल जाना चाहिए। देख के पता चले कि भाई बंदा कौन है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने जो प्लेयर्स हैं उनको इम्प्रूव किया है या डिस्ट्रैक्ट ही कर दिया है? क्योंकि देखो सोशल मीडिया जो है, मुझे तो ऐसा लगता है ये इसको चलाने वाला थर्ड पर्सन होना चाहिए, खुद के हाथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो बंदा जिसका आपकी भी जो पेज है, हाँ जिसका भी पेज है वो थर्ड पार्टी चाहिए उसकी। क्योंकि खुद अगर उसमें लग जाएगा तो वो उसको वो चमक धमक जो दिखने लगी ना एक बार, तो फिर वो पूरे दिन उसमें भी निकलता रहेगा। और जो उसका प्रैक्टिस का जो उसका चाहे वो एजुकेशन पढ़ाई वाला हो या वो हो, वो उससे दिमाग हट के वो उसी में लगा रहता है कि आज का जो युवा वो उसी में लगा हुआ है। बिल्कुल। अगर वो तैयार भी हो रहा था उसकी भी स्नैप बना रहा है कि भाई मैं आज ये करा, आज दो। इवन लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में फ़ोटो चल रहे हैं, आधे फ़ोटो तो मैं से देखा हूँ जो वॉशरूम में गए उसके ही फ़ोटो खींच रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, पीछे मेरे शाहिद माल्या सिंगर जो हैं उन्होंने बताया था कि आधे लोग इसी काम में लगे हैं, पता नहीं वो रियाज कब करते हैं। मैं वो तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं। आपसे लोग प्यार ज़्यादा करते हैं या डरते हैं? मेरे से प्यार भी बहुत करते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं मेरे से। तो ज़रा सा डराते हुए एक जेनजीज के लिए भी तो बोल दो ना, एक मैसेज दे दो डराते हुए। नहीं, जैन जी से तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अपना जो प्यार से तुम्हारा भी जो अहम है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट पे खड़े रहो। बाकी ये रीलवाज मत बनो, रियल में जियो। जी। रील जो हैं ये कुछ टाइम की होती हैं, कब सोशल मीडिया बंद हो जाए ना आप जानते ना हम जानते। कितने देशों की जो बंद हो गई हैं, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसमें कि ये बैन कर दी हैं। या टिकटॉक था वो बैन हो गया था, ये बैन हो गया। कल को अगर ये बैन हो जाता तो फिर तुम क्या करोगे? तो आपका जो आपके माँ बाप जो चाहते हैं आपसे, आप डॉक्टर बनो, खिलाड़ी बनो, मास्टर बनो या कोई पॉलिटिशियन बनो, ऐसा तो कुछ करो कि आने वाले तुमसे चार जो छोटे बच्चे हैं तुमसे आगे जो आएंगे वो तुमसे कुछ सीखें। बिल्कुल। मगर जो आज इन बच्चों ने जो करके दिखाया, मतलब हमारी तो आंखें बंद करके देखना पड़ता था, क्या क्या चीज़ देखनी पड़ रही थी। जेनजीज का नाम बदनाम हो गया। जैनजीज के ऐसी बात चक्कर नहीं में है, बहुत से जेनजीज जो हैं पढ़ रहे हैं। मेरे जानने वाले 3 नीट के स्टूडेंट्स थे, वो बोल रहे थे ये हो क्या रहा है, हमारे पास टाइम जैनजीज नहीं जो है थे, इन ये सब जैनजीज के वे वाले थे लिए। जी। जो ठेला पेलते हैं, जिनको काम ही नहीं है, वो खाली रील बनाने का। और जिन्हें पढ़ाई से कोई उनका कोई मतलब वास्ता नहीं है, धर्म से कोई मतलब वास्ता नहीं है, उनका ज्ञान से कोई मतलब अज्ञान है वे। उनको बस ये है कि जिसने वो होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि शाम को जब इलेक्शन आता है तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं शाम को जिसने बोतल दे दी उसी के नारे। तो ये वो वाले जंजिस थे कि शाम को आधो भी वीडियो आ रही है जो कौन सा नशा होता है फ्लूट करके बताते हैं, वो सूंघ के फिर बोला मोदी तेरा ये कर दूंगा, मोदी तेरा ये कर दूंगा। तो ये इनको कौन सी बोला चीज जाता है? था कि ये गाली टाइम है, अब गालियां दो। हाँ, तो तभी तो ये गालियां निकल कर आई इतनी। अब मैं एक अरे और कैसे बात कैसे वो बताऊं? 4 चवन्नी चौड़े पे और फलाना ढिकना पता नहीं क्या क्या जोड़ देते थे। बिल्कुल। एक और बात भी है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि इन्फ्लुएंसर्स ने उनके फेवर में बनाई। बहुत अच्छी बात है, आप स्टूडेंट्स जिन पेपर लीक के फेवर में बनाइए, लेकिन किसी ने जो वहाँ पर ये स्टूडेंट्स ने किया उसको नहीं किया। जाकर तुम सब कुछ देखने के बाद भी आंखों पे पट्टी बांध के। मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने इसलिए नहीं करा, जो उनके 2-4 फॉलोवर जो बड़े हैं वो उनको खोना नहीं चाहते। वो जेनजीज ही तो थे ना, उनको खोना नहीं चाह रहे थे। हर आधे तो मैंने इसमें ऐसे देखे हैं कि जो फॉलोवर के लिए उनके साथ घूम रहे थे। बिल्कुल। अच्छा आया था ये अपना रजत दलाल जो बिग बॉस में था, उसने बोला अच्छा आके वहाँ कि हम उन विद्यार्थी के साथ खड़े हैं जो विद्यार्थी हैं और जिनके साथ गलत हुआ है जी। मगर ये जो पुलिस के साथ गड़बड़ कर रहे हो, यही पुलिस है, दिल्ली पुलिस, जो आपकी रक्षा करती है, रात को आपकी बहन बेटी को बचाती है और आपके साथ पूरी रात खड़ी रहती है। बिल्कुल। तो ये कैसे गलत हो सकते हैं? बिल्कुल। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स थे, कल को अगर इनको मौका मिलता है कि मोदी जी इनको अवार्ड दें, मैं आपको बोलती हूँ सबको जाना मत लेने, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते। जब मोदी जी की
उनके लिए गालियां दी जा रही थी, कहाँ थे आप? अब आप उनसे अवार्ड लेने के हकदार नहीं हो। ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए बोलना चाहती हूँ। आई रियली फेल्ट बैड। मैंने इतने इन्फ्लुएंसर्स को देखा जो बस वहाँ जाकर, और मुझे ये लग रहा था कि यार तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अंधे हो गए कम हो। से कम सही को सही तो कहो, अगर गलत को बिल्कुल। सही नहीं कहने कह रहे तो पर जो सही है सही को सही के साथ तो रहो। सही के साथ रहो। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या थी, और कानून जो पहला बना था वो भी यही इन्होंने बीजेपी की सरकार में ही बना था, स्ट्रिक्ट लॉ। लेकिन अब ये जो फास्ट ट्रैक कानून बना वो भी बीजेपी की सरकार में ही बना। और अभी जो इतना बड़ा कानून लाया उसको पास नहीं होने दे रहे। और जो बच्चों के हित में बन रहा है, बिल्कुल उसको भी नहीं पास और वही बनने नहीं दे रहे जो दिखा रहे हैं कि हम बच्चों के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ, हिमायती हैं, और सबसे बड़े नेता हम इन्हीं के लिए सब कुछ लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा राहुल, ये बताइए, आपको सबसे बड़ा कभी कोई हार्ट ब्रेक मिला है? बस हार्ट ब्रेक तो सबसे बड़ा यही मिला था 2023 में, जब मैं नेशनल का टॉप प्लेयर और टॉप भी खेला, बेस्ट प्लेयर निकला, और मेरा ही सिलेक्शन इंडिया कैंप में नहीं हुआ। तो इससे बड़ा ब्रेक मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी राहुल चौधरी एक नाम है जिसे सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अगर आप कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं कबड्डी प्लेयर नहीं होता तो देश की सेवा करता, कहीं जवान होता। वाह, आप में वो वाली बात है, जज्बा है। यस, बिल्कुल। तो आप किसी ना किसी रूप में देश की सेवा जरूर करते हैं। मोदी जी कल कहें कि भाई ये करना है तो हम बिना पूछे कर देंगे। बहुत खूब, बहुत ही खूब। या आज के टाइम में भी आपको किसी बात का रिग्रेट है? ऐसा नहीं, आज की डेट में बस यही है कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद अर्जुन अवार्ड नहीं ले पाया। ये एक दुख की बात और है। जिसके लिए मैं हर क्राइटेरिया में राइट बैठता था, मतलब जितनों को मिला है। मैं नेशनल का बेस्ट राइडर निकला हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट निकला हूँ, वो है भी नहीं है। और जो इंडिया की टीम जाती है टीम गेम, इसीलिए मेरे को ख़राब लगता है, क्योंकि 1 से लेके 12 की टीम जा रही है जी, वो सब सेम है। उसमें आपकी इंडिविजुअल नहीं देखी जाती कि आप नेशनल के टॉप निकल के आए हो, या आप वर्ल्ड के 8 साल टॉप रहा हूँ, वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी रहा हूँ। वो चीज़ नहीं देखते उसमें। बस खाली सबने सर्टिफिकेट सेम लगा दिए, अचीव सबके सारे सेम है, बस जिसकी सेटिंग बैठ के उसका हो जाएगा। बिल्कुल। जो कमेटी बनती है, किसी कोई हरियाणा का होता है, कोई कहीं का होता है, जिसकी सेटिंग बैठ जाती है, जिससे कमेटी में आदमी है या मंत्री से कुछ आपने ठीक ठाक है, तो हो जाता है काम, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सभी के सेम होते हैं। बिल्कुल। भाई 14 खिलाड़ी खेलेंगे, 14 के बराबर ही है ना, उनका कुछ अलग है ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे रहती है कि जिसका मैं हकदार था वो नहीं मिला, इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम अर्जुन चौधरी रखा है। वाह, क्या बात है। आपके पास तो आ गया, इससे बड़ा अर्जुन क्या हो सकता है? अर्जुन अवार्ड मिल गया आपको, यही मेरा अवार्ड है। नहीं, बट नो डाउट अवार्ड की चाह हर किसी को होती है, और जब आप इतना आगे तक आए और आप डिजर्व करते थे तो आपको मिलना चाहिए। मैम वहाँ होता है कि जो प्लेयर्स आपसे नीचे होते हैं उनको अर्जुन अवार्ड मिल जाए। मेरे कहीं बराबर में भी नहीं रहे और उनको अर्जुन अवार्ड मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सोचने की बात। लीग के सबसे टॉप प्लेयर 2 ही हुए हैं अभी तक, एक प्रदीप नरवाल और दूसरा मेरा नाम है जी। सबसे पहले तो मेरा ही था, फिर प्रदीप आया, उसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर पॉइंट उसी के आज तक जो तोड़ नहीं पा रहा कोई। अच्छा, तो उसको भी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। उसको भी नहीं मिला। तो एक कोसाव है हमारे, रणधीर कोसाव, उन्होंने बोला भी था, उन्होंने खुद ने अपनी फीलिंग बयां करी थी कि मेरे को इस कबड्डी में 2 बंदों के लिए दुख होता है कि जो अर्जुन अवार्ड के हकदार थे और अभी 2-4 साल और खेल सकते थे, मगर उनको मैनेजमेंट ने, कोचिस ने, जो भी था, संन्यास दिलवा दिया कि राहुल चौधरी और प्रदीप नरवाल। ये दुख की बात है। और तो यहाँ मनोबल टूट जाता है। हाँ, ये मनोबल टूटता है, और इस पे ज़रूर हमारी सरकार को कुछ ना कुछ कदम तो उठाना चाहिए। मैं यही सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें आपके माध्यम से अगर पहुँचे, मनसुख मांडविया जो हमारे खेल मंत्री हैं कैबिनेट में केंद्र के जी, कि इस चीज़ों को देखो कि हम अर्जुन अवार्ड किसको दे रहे हैं। ये नहीं कमेटी में जो बैठ गया, कमेटी में बैठने वाला भी तो किसी का भाई बंधु हो सकता है। आप धरातल पे जाओ, उसकी एक लिस्ट निकालो कि भाई इन बच्चों ने भरा है, उनका बैग कटो। आज तो डाटा निकल आता है, पता चल जाता है। आजकल तो तुम 2 दिन में तो ये तो यार आजकल तो बहुत तगड़ी चीज़ है। गूगल पे डाल दो, वही बता देगा कि भाई इन दोनों में बेस्ट कौन है। आजकल हम गाड़ी का पता करते हैं, कोई महिंद्रा टोयोटा कौन सा बेस्ट है, वो जज बता देगा कि भाई टोयोटा बेस्ट है या महिंद्रा बेस्ट है।
तो इन चीज़ों का करना चाहिए कि जो बच्चा 100% अपना दे रहा है वो तो वहाँ जा नहीं पा रहा, और जो कोच का दलाली कर रहा है, ये प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा, वो अगर अच्छा बन जा रहा है तो इसमें ये तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये हमारी देश की विडंबना है कहीं ना कहीं। जी। यहाँ हम चूक रहे हैं स्पोर्ट्स में बाकी तो बहुत ऊपर हो गया काम, जी। मगर जो धरातल पे जो सेक्रेटरी बने बैठे हैं ना, जो बहुत पुराने हैं, प्रॉब्लम इसमें भी मैं एक चीज़ यही और है। कहना चाहूँगा। जी, हाँ। इसमें एक संशोधन इनको ये करना चाहिए, जिस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस, एसपी और डीएम को चेंज करते हैं ना, किसी साल 1-2 साल रहेंगे फिर दूसरे ज़िले में जाएंगे, जी। इसी तरीके से सेक्रेटरी होने चाहिए कि भाई 1 साल रहेगा, इसी कार्यशैली देखी जाएगी, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा। इस तरीके से एक चयन होना चाहिए कि इनका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए, भगा देने चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे खिलाड़ी हो या ना भी हो, चाहे ओलंपियन हो, छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो। बिल्कुल। इस तरह की अगर पॉलिसी ये बनाएंगे तो मुझे लगता है कि हम आने वाले और समय में और भी ज़्यादा मेडल लेके आएंगे, क्योंकि बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो हमसे भी बड़े हुए हैं मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैंने कहा था कि मैं अपने यहाँ से बहुत बढ़िया हुआ हूँ, बिजनौर से। बिजनौर में भी मेरे से बहुत बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं, मगर वही है कि उनको उस टाइम एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो मुझे मिल गया। अभी आने वाले और बच्चे बहुत बढ़िया हैं पर उनको मिल नहीं पा रहा है जी। उनके लिए मैं लीग करवाई है अभी, और भी मैं वॉलीबॉल का एक टूर्नामेंट कराने वाला हूँ। मुझे एक बिजनौर में हब बना देना है, जिस तरह के हरियाणा का नाम आता है ना ये स्पोर्ट्स में, इस तरीके से मुझे उत्तर प्रदेश का नाम आए तो वहाँ से खिलाड़ी बिजनौर से होना चाहिए। बहुत खूब। हमारे को ना अपने सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, सबसे पहली बात। ये बात तो हर किसी भी फील्ड में चले जाओ, सिस्टम वीक है, सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम और हमारी सरकार को इस पे काम करने की हमारे ज़रूरत है। आदमियों की कमी नहीं है, सरकार को एक चीज़ करनी है, हर चीज़ के पीछे 5-5 आदमी की टीम बनानी चाहिए। उन टीम के भी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड सब कुछ होना चाहिए, उनके ऊपर भी एक आदमी होना चाहिए निगरानी उनके करे। ऊपर भी होना चाहिए, उनके ऊपर भी एक निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि वो सोचेंगे हम ही हैं अब तो, हाँ, हम वो जाके ना पेश रहे कर कि हम ही हम हैं। बस। बिल्कुल और वो ऐसे आदमी हो कि जान चली जाए पर वो गद्दारी ना करें, बिल्कुल जैसे कि हमारे जवान खड़े हैं, जान चली जाएगी पर देश के लिए झुकेंगे नहीं। बिल्कुल इस तरीके के आदमी होने चाहिए, क्योंकि कल उनके बच्चे भी वहाँ पे खेलेंगे। ठीक बात है। आपको पूरी अपनी जर्नी में बेस्ट कैप्टन कौन लगा कबड्डी का? मेरी जर्नी सबसे बेस्ट कैप्टन जो है मैं खुद ही लगा। वाह, सैल्यूट। क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए वो नहीं करा। कभी मैं जब अगर नेशनल खेलने गया, मेरा जूनियर अच्छा खेल रहा तो मैंने खुद को ब्रेक करके उसको खिलाया जी। और मैंने इंडिया जब मैं खेला हूँ तो मैंने ऐसे कैप्टन देखे जो मैं जिनका डिहार्ट फैन रहा हूँ, कि मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार मैं नेशनल का टॉप हूँ, लीग का टॉप हूँ, तो मुझे तुम यहाँ क्यों नहीं खिला रहे, बाहर क्यों बैठा रहे, ताली बजाने के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ इंडिया की तरफ से कि यार कोच नहीं मान रहा है, तो तू क्या का कैप्टन है भाई, तेरा कोच नहीं मान रहा है। तो वहाँ भी पॉलिटिक्स होती है, वहाँ भी पॉलिटिक्स है। आप एक बंदा लगा लो कि आप नेशनल के टॉप, जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लीग है कबड्डी की, उसके भी टॉप 8 साल आप टॉप पे हो, आप खेलने जा रहे हो वर्ल्ड कप या कोई भी चीज़ खेलने जा रहे हो, उसमें आप एक रेड हमारी बाहर बैठा दिया, खेल रहे हो नहीं खेले, बाहर बैठे ताली बजा रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय? गलत है ना ये तो। गलत ये है ना आपने ये। प्लेयर के साथ में तो नाइंसाफी इसीलिए मैंने बोला कि मुझसे बड़ा कैप्टन कोई था ही नहीं। बहुत खूब। क्योंकि मेरे कैप्टनशिप में आज लोग कोई प्लेयर कह ही नहीं सकता कि भाई मुझे इन्हें मौका नहीं दिया, जी। चलो भाई जिसे ला रहा है लाओ, मेरी टीम जीतने से मतलब है। हाँ, मतलब जो कैपेबल है वो होना चाहिए, बस बस। जो बेस्ट है वो बेस्ट है, बिल्कुल, और यही ज़रूरी है। और यही ज़रूरी है, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर मैं सोचता कि यार मेरे भाई को मैं 10 साल खेला, आज भी मेरा भाई मुझे गाली देता है, छोटा वो भी कबड्डी खेलता था, नेशनल भी खिलाया मैंने, कि तूने मुझे कबड्डी में नहीं कराया। भाई तेरे अंदर टैलेंट नहीं था तो मैं कैसे करा देता? मैं क्यों किसी की एक की वैकेंसी ख़राब करूँ भाई वहाँ जाके? कल वो मुझे गाली दे तो अपने भाई को खिला रहा है यार। बिल्कुल ठीक बात जी, कि भाई मैं तेरे ताने सुन लूँगा पर पब्लिक के नहीं। आपके हिसाब से आपकी पूरी इसमें आपके जो ये स्पोर्ट जर्नी रही उसमें कोच कौन सा था बेस्ट? कोई ऐसा इसमें कोच सबसे भी जो रहा? बेस्ट कोच थे हमारे जयवीर शर्मा जी रहे, जिन्होंने हमें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। अच्छा। वो भी साईं गांधीनगर में थे, जो मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते थे। और कोई ऐसा मैच भी रहा राहुल जो आज भी आपको सोने नहीं देता? मैच मतलब तो ऐसे काफ़ी goosebump- रहे हैं कि बहुत सिचुएशन ऐसी रही हैं कि मैच तो जीत नहीं सकते। एक बार मैच याद था, मेरी ये पुनेरी पल्टन से मैच चल रहा था, मैं तेलुगु में था उस टाइम, तो 19-0 का स्कोर, 0 हमारे 19 उनके, उसके बावजूद भी मैच हम बराबर ले गए। अरे वाह।
पर पीछे बैठ के यही देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम जो भी कोई अच्छा प्लेयर होता है तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है जी। जो मेन प्लेयर होता है। तो बस कैमरा मेरे ऊपर, मैं चेहरा छिपा के बैठा कि यार क्या ही हो रहा है, 19-0 स्कोर। फिर अगर मैंने फिर एक दिमाग में एक चीज़ घुमाई कि जब ये 19-0 कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत खूब। अगर मैं वहाँ हार मान लेता तो मैं 38-0 से भी हारता। जब ये मगर 9 मिनट में ये हम पे पेनल्टी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते वो। और आपने हमारी कर टीम भी दी। तो बेस्ट है। तो मैं अपनी टीम को बस यही दे रहा, कोई नहीं, अरे हम करेंगे ना। बस वो चल गया एक बार, वो जैसे ही हमारा पट्टा चढ़ा हमने उनको पेल दिया। वाह। तो यही है कि ऐसा मत सोचो कि हम यार यहाँ इस पर कूद नहीं पाए तो कूद ही नहीं सकते। पर ट्राई तो करो, आपके नहीं तो दूसरी तीसरी पर कूद जाओगे। देखो मॉरल डाउन होता है कई बार, लेकिन गिरने के बाद अगर आप उठ जाओ तो वही तो है असली जीत, और वही आपने करके दिखाया उस मैच में। तो क्या वो बात। चीज़ें हैं जो रहती हैं यादगार। बिल्कुल। आपके करियर की कोई सबसे बड़ी मिस्टेक कोई ऐसी रही जो आपको लगता है? मिस्टेक तो कोई नहीं रही। पेरेंट्स को आप बहुत प्यार करते हैं अपने, हाँ जी। तो उनके लिए अपनी फर्स्ट सैलरी से कुछ खरीदा था आपने? मैं शादी से पहले जितने भी मैंने कमाए हैं सब घर में लगाए हैं। अरे वाह। और कुछ भी खरीदा है मैंने अपने माँ बाप के नाम पे खरीदा है। ऐसा नहीं कि मेरे भाई ने कह दे कि यार ये थोड़ा सा ऊपर चक तो क्या चला गया कि हाँ मैं भूल गया। इस बारे में मेरे गांव में सब जगह मिसाल देते हैं कि भाई हो तो राहुल जैसा हो, वाह। जिसने सारा काम ही भाइयों के लिए करता है। मेरी वाइफ भी कहती कि तुम्हें तो बस अपना गांव ही पसंद है। तो उसके ताने भी सुनता रहता हूँ। आपकी वाइफ कहाँ की है? वो गुजरात से हैं। अच्छा अच्छा। हम मोदी जी के यहाँ से आए। हाँ गुजराती हैं। अच्छा। क्योंकि गुजराती को तो वो बस माइंड जो बिजनेस माइंड होता है ना। जी जी जी। और हमारे जाटों का बस खेत चाहिए, जी। जमींदार। बिल्कुल बिल्कुल। हम जाटों में एक चीज़ होती है कि बस ज़मीन खरीदो, ज़मीनों से हमारी गिनती होती है। बहुत खूब। जिस पे जितनी ज़्यादा ज़मीन उतना मजबूत जाट। उतना बड़ा जाट है वो। तो यही मेरी वाइफ में और मेरे में खींचातानी चलती रहती है कि बिजनेस में लगाओ पैसे, खेतों में क्या करोगे। मैं खेत में तो बिजनेस ही है, वो भी तो बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा बहुत रहना चाहिए टकराव, ऑपोजिट अट्रैक्ट। समझा लेता हूँ मैं उसको। सही है। अच्छा, यूथ को, पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो यूथ को मैं एक ही कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ही कष्ट और प्यार से बच्चे को पालते हैं। उनका हम जो प्यार है वही देखते हैं, जब वो हमें डांटते हैं उसके पीछे जो कष्ट होता है वो नहीं देख पाते। जो संस्कार, जो माँ बाप की इज्जत देनी चाहिए, जैसे कि आजकल के युवा जो हैं वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते अपने माँ बाप को, बहुत ही कम देते हैं। जैसे कि फादर साहब आ रहे हैं तो चेयर पे बैठे रहेंगे टांग पे टांग धर के। अपने टाइम में आप देखो कि अगर सीनियर या माता पिता कोई सामने से आ रहा है तुरंत आप खाट से खड़े हो जाते थे। तो वो चीज़ बहुत मिस्टेक हो गई है, अभी दिखती भी नहीं है कहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से, जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके लिए जियो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला है बहुत ही। अब मैं बाप बनाऊँ तो मुझे पता है कैसे बच्चे पाले जाते हैं। मैं देखता हूँ, रात को उठता हूँ, वाइफ पूरे दिन उसमें लगी रहती है, रात भर वो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे पूरी रात नींद पूरी नहीं होती। कभी वॉशरूम कर दिया, कभी कुछ हो गया, अगर हल्की चूँ भी कर दी तो माँ सबसे पहले खड़ी होती है। बिल्कुल। तो बच्चों को वो चीज़ समझनी पड़ेगी। बच्चे ना ये नहीं समझ पाते और बड़े मैं तो होकर एक कि चीज़ माँ बाप कहता ने हूँ, किया क्या है। मैं तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको पूरी एक वीडियो बनानी चाहिए उनकी जर्नी की। और जैसे ही बच्चे थोड़ा सा भी इधर आता करें तो उसको वो दे देनी चाहिए कि ये देख तेरा बचपन, और थोड़ी देर बैठ अकेले में और सोच इसके बारे में। बहुत खूब। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि भाई सबसे बड़ा जो है माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है, उनकी सेवा करो। और दूसरा अपना जो लक्ष्य है आपका, आपको किस फील्ड में जाना है, और हर बड़े की इज्जत करो, छोटों को प्यार करो, और फिर देखो आप कहाँ जाते हो। किसी से हिर्सा मत करो। अगर आपके साथ वाला आपसे आगे निकल गया तो उससे पूछो कि वो आगे कैसे निकला, उसने क्या चीज़ें अपनाई। बिल्कुल। उसकी अच्छाई को पकड़ो, बुराई को गोली मारो। बिल्कुल ठीक बात। सही। फिर देखो तुम कहाँ जाते हो। जब मैं साईं गांधीनगर में पहली बार हुआ था तो मेरे से बड़े बड़े प्लेयर थे वहाँ, सारे इंडिया प्लेयर थे। तो मैं यही सोचता था कि यार मैं किस दिन इंडिया खेलूँगा, कब बड़ा बनूंगा कब। तो मैं जैसे वो प्रैक्टिस करते थे मैं 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता था। जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस होती थी, पर मैं 4 घंटे करता था। अच्छा। 4 टाइम।
सुबह दोपहर फिर शाम फिर उसके बाद ये जज्बा था। ये जज्बा था। तो मेरे साथ वाले तो बोलते कि यार ये भाग भाग के खेल खेल के मर जाना है, दौड़ दौड़ के ही। मेरी तो एक ही चीज़ थी, कोई बात नहीं, शरीर है, मैं जितना रगड़ूंगा उतना ही सही रहेगा। तो आज वही देखते होंगे कि यार इसने तो वाकई में कुछ अपने कर आप दिखा। को पॉलिश कर लिया इस बंदे ने रगड़ रगड़ के। तो यही चीज़ है कि अच्छा ही पकड़ो, किसी कोई क्या कह रहा है उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। काल गाली देने वाले वही आपके लिए ताली बजाते हैं जब आप कोई काम कर देते हैं। ये बात तो बहुत सच्ची है। हाँ। वही इंसान के लिए। और मेरा मानना एक चीज़ और है कि जब आपकी बुराई ज़्यादा हो जाए या आपको गालियाँ मिलने लगे, समझ लो तुम पहली चढ़ाई चढ़ गए हो, सीढ़ी का, वो कहते हैं पहला डंडा चढ़ गए हो सीढ़ी का, कि आप अच्छी दिशा में जा रहे हो, जो तुम्हें इतनी गाली और खींच रही है पब्लिक। बिल्कुल। नहीं, ठीक बात है। अगर आपको ज़्यादा सुनने को मिल रहा है अपने लिए कि, तो समझ लो कि आप कुछ लाइफ में कर रहे हो, तभी। जितनी बुराई रहेगी उतना ही अच्छा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब मोदी जी की इतनी बुराई हो रही, कुछ तो अच्छा ही है। बिल्कुल। कि सारा विपक्ष पूरा पूरा अगेंस्ट खड़ा, और एक महापुरुष की तरह, चट्टान की तरह खड़े हैं वो। बिल्कुल। फिर भी उनका कोई बाल नहीं पड़ पा रहा, नहीं पकड़ पाए, भगवान करे टचवुड। तो ये उनकी सेना बहुत बड़ी है ना। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात। तो उनके चाहने वाले, उनका प्यार, उन्होंने जो संघर्ष करा है जी, तो वो है। नहीं तो वो किसी को देखो, अब योगी और मोदी दो चीज़ ऐसी हैं जो हमें बहुत ही अच्छे मिले हमारे देश के लिए। जी। दोनों को ही कोई आगे पीछे नहीं है भाई, किसी के लिए क्या कमाएंगे, जी तो हमारे लिए रहे ना वो। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर मेरे फैमिली होगी तो मैं थोड़ा फैमिली के बारे में सोचूंगा। आप और को देख लो, कितने जो सवाल उठते हैं भाई। अखिलेश जी की फैमिली देख लो, वो अपने फैमिली चल रही है, सभी की फैमिली परिवार चल रहा है। बिल्कुल। तो ये इनमें ये तो नहीं है कम से कम। गांधी परिवार देख लो, इधर सब यही चल रहे हैं, जगह चल रहे हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। राहुल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है जिसके बगैर राहुल चौधरी नहीं रहे? मतलब नहीं है, मतलब वो तो मेरी माँ और मेरा बाप ही है। बहुत कि उनके बिना राहुल चौधरी है ही नहीं है। वाह, बहुत खूब। आप जैसे बेटों की, आप जैसी जनरेशन, आप एक बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं, यूथ को भी बता रहे हैं और सबको एक लेसन दे रहे हैं। खूबसूरत बात कह रहे हैं कि पेरेंट्स की कितनी इज्जत करना ज़रूरी है, पेरेंट्स क्या हैं। आपका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, तब भी आप इस बात को समझ रहे हैं। कईयों के बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो भी वो पेरेंट्स को, अच्छे पेरेंट्स क्या होते हैं जो अच्छे गाली भी देते हैं तो उस पर हंसते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोई, अगर आपका बच्चा गाली दे रहा है, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उसको डांटो, वहाँ चांटा लगा दो, वही तो वो हंसते हैं। बिल्कुल कि बच्चा है। बिल्कुल। अरे बच्चा नहीं रहे अभी ये बच्चे पेट में सीख के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इनको शुरू से ही रोकना, शुरू से ही समझा के रखना चाहिए। जैसे कि आज डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को टीवी फ़ोन से दूर रखो, पर सबसे पहले माँ उनको फ़ोन वही देती हैं क्योंकि उनको अपने मेकअप करने हैं। बिल्कुल। अपने काम में बिजी हैं। मुझे तो अभी एक कपल दिखा तो माँ बड़े गर्व से कह रही थी, मेरे बच्चे को तो मोबाइल मिल जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए। वो तो बड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये तो बड़ी खुश होकर बता रही है। तो बच्चा फिर अगली बार ये कहेगा कि अच्छा आश्रम मिल जाए, माँ को छोड़ दूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो वो मूवी है ना कोई सी, उसमें आश्रम में छोड़ आता है मंदिर में। तो वो बच्चा कहता है, छोटा बच्चा, कि तो उसके पापा की जो मम्मी थी, उसकी दादी, उसको मंदिर में छोड़ देते हैं कि आज हम पार्टी में जा रहे हैं बड़ी। तो जैसे ही उसको छोड़ के आगे जाते हैं तो वो बच्चा बोलता है कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो मैं जब कहीं पार्टी में जाऊंगा तो घर ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ मंदिर पास में हो। मैंने क्यों? तो मैं भी तो तुम्हें छोड़ के जाया करूंगा ना, जैसे कि तुम दादी को छोड़ दिए, तो मैं भी जब बड़ी पार्टी में जाऊंगा तुम्हें भी छोड़ दिया करूंगा, क्योंकि मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा ना उस टाइम। बिल्कुल। तो फिर उनकी आँख खुलती हैं। जी बिल्कुल। कि जो तुम करोगे, जो अपनों के साथ करोगे, वो तुम्हारे साथ भी कल होगा। बच्चे वही करें। अगर मैं बुरा करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो बस मेरा लक्ष्य तो एक यही है कि युवा जो है, यही शक्ति है हमारे देश की। अगर ये सही दिशा पे नहीं चले, जैसे अभी जो चल रहा था, ये देश का फिर बेड़ा गर्क हो जाना है। नहीं, इनको इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आई होप हमारी ये जेनजीज जो हैं, यही हमारे लिए एक एग्जाम्पल पता सेट नहीं करेंगे। ये गूगल, ये जो आजकल नेट की वजह से जैन जी बहन जी, पता नहीं दूसरा नया नाम आ गया है, पता नहीं क्या है। पहले तो हमने सुना नहीं, पहले क्या होते हैं, हमने नहीं सुना कभी। अने जैन जी, फिर अल्फा, फिर टेल्फा, फिर फेल्फा, मतलब कुछ भी, मतलब
शुरू हो गया है ये सब। कुछ भी मतलब जो नेट ने बता दिया वही, गूगल ने जो बता दिया वही है, चैट जीपीटी आ गया अभी। बिल्कुल। अच्छा, इंडियन कबड्डी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन में कबड्डी की नहीं, शहरी फेडरेशन का यही हाल है। जितने भी पुराने जो नेताओं के जो चमचे बैठे हैं और उन्हीं के वजह से सब सिस्टम ख़राब हो रखा है। जी क्योंकि आज सही सिलेक्शन हो नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो खिलाड़ी हैं 100% वो घर बैठे हैं, जो 80% 60% है वो खेल रहे हैं। जी किसी भी, ये नहीं कहता मैं कबड्डी, किसी भी उसमें हर उठा के गेम देख में। लो, हर गेम में उठा के देख लो। जी जी। कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ जवाब देंगे पर अभी नहीं, रुक के देंगे। अच्छा, जवाब देना है, यहाँ बता दो ना। नहीं देंगे पर बाद में देंगे जवाब उसको, अभी नहीं अभी नहीं। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी। ये बात तो गलत है, हमें लगा कि इसी नहीं, जिस दिन platform जवाब देना आऊँगा आपके पास पहले बता दूंगा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर भी हाँ डालूंगी जी। वो जवाब। वाह, ठीक है। कबड्डी में ही है जो बड़े आला हैं, अच्छा, जो अपना वो खलीफा मानते हैं, आप उनको जवाब देना। उनको जवाब भी देंगे और उनको पूरा बच्चों का जो लूटा हुआ माल है उनकी रिकवरी भी करवाएंगे। वाह, ओम नमः शिवाय, वो दिन जल्दी आए। बस। ओके, तो 20 साल बाद जब आपका नाम लिया जाए तो आपको आपके मेडल से याद किया जाए या राहुल चौधरी को सिर्फ उसके नाम से याद किया जाए, ऐसा कुछ कर जाएंगे राम? अगर 20 साल बाद मेरा नाम लिया जाए एक तो इंसान की तरह, एक इंसान की तरह अच्छे में मेरा नाम लिया जाए कि युवाओं के हेती, जो युवाओं के लिए इतना किया है। और बाकी तो राहुल चौधरी तो नाम मेरा है ही है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जब भी लिया जाए एक आदर्श के साथ लिया जाए और एक अच्छे काम में मेरा नाम लिया जाए। बहुत खूब। मज़ा आ गया राहुल आपसे बात Thank करके, और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करी हमने यूथ को थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया, प्रेरित भी किया, थोड़ा प्यार भी दिया, और साथ में आपने कबड्डी देखो ये के जो लिए- हमने बातें बोली है ना, इनको जो जैन जी जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो एग्रेसिव है, उनको ये चीज़ प्यार से सोचनी चाहिए, पहले रिवाइंड एकदम से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल क्या मोदी का नाम सुनते एकदम से रिएक्शन करते हैं, पर उसके अंदर जाओ, गहराई तक उसकी बात को पता करो, 2-4 दिन रिवाइंड करो कि यार ये बंदा सही है गलत है। ऐसा नहीं कि मैंने कान में फूंक मार दी कि यार ये तो गलत है। तो अगर आप आज प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल रहे हो जिसने आपके साथ कुछ नहीं किया है, हाँ। आपका पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ा, हाँ। तो आप सोचो अगर आपका पर्सनली कोई थोड़ा सा भी बिगाड़ देगा, आप तो उसके मर्डर कर दोगे उसको। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आदमी तो तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, दिन रात, एक दिन की छुट्टी नहीं ले रहा, दिन रात, आप ये लोगों ने क्या चला के वो बस फॉरनर विजिटिंग में रहते हैं। अरे फॉरनर जाना, इतने देशों से हमारी मजबूती नहीं, तो अगर हमारी देशों से मजबूती नहीं होती तो अवलो तो हमारे ऊपर कूद पड़ती, 34 अवलो तो कंट्रीज एक आध ने युद्ध हो गया होता। और 34 कंट्रीज ने सम्मान दिया है। मैं वही मोदी तो जी कह रहा को हूँ, जहाँ मोदी पहले जी किसी प्राइम मिनिस्टर को मिला है इंडिया जहाँ के, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले भारत जो के पीछे खड़े होते थे, आज मोदी जी के जब तक खड़े नहीं होते, तो वही काम है कि जब इतना बड़ा बनो कि जब हम खड़े हों तो सब खड़े हों। बिल्कुल तो मोदी जी ने वो हमारे देश की वो करा है बिल्कुल कि जब हमारे देश, मोदी जी खड़े होते हैं, वो देश ही है हमारा फिलहाल, बिल्कुल। तो जब सब खड़े होते हैं। बहुत खूब। सो आई होप ये हमारा जो पूरा पॉडकास्ट रहा, ये लोगों को एक सबक भी देगा। कबड्डी के बारे में तो हमने जाना ही बहुत कुछ, प्लेयर्स के बारे में जाना, तो बहुत अच्छा लगा राहुल आपसे बात करके। इट वाज सो इंस्पायरिंग। और हम आपका जो वो जवाब है वो भी सुनना चाहेंगे आने वाले वक्त में। पक्का। आप आगे बढ़ें और हम आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, Thank you. क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं Thank you. और देश के साथ जुड़कर कुछ ना देखो कुछ देश अच्छा के लिए तो करते जान रहें। मान जान सब कुछ हाजिर बिल्कुल, है। या जब देश पे आएंगे फिर क्या करेंगे यहाँ रह के हम। जी। सो थैंक यू सो मच। ऑडियंस को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने पूरा पॉडकास्ट देखा। आपको कौन सी बात राहुल जी की बहुत पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस पूरे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये स्पेशली यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है देखना। और इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी और ज़बरदस्त हस्ती के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।